हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें हम मेनली बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, क्योंकि वही कोर्स का पार्ट है। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हमारा था जहां तक है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला हमने खत्म कर दिया था, ठीक है, और आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का पेपर बिल्कुल आपके सर के ऊपर है, मतलब बिल्कुल पेपर बिल्कुल आ गया नजदीक, एकदम बिल्कुल नजदीक, ऐसा पढ़ा बिल्कुल है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस पेपर को बेटा अच्छे से ना हमें करके आना है, और उसके लिए तो आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने बताया था कि यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने मेन भी करवा दिया था आपको, ठीक है। और ऐसे ही हम क्या सप्लाई करने वाले, बट सप्लाई में मैं थोड़ा आपको चीजें थोड़ा डीप बताऊंगा, क्योंकि सप्लाई में क्वेश्चन बेटा कहीं से भी आ जाता है। मेनली जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है एक्सटेंशन, ठीक है, जिसको आप एक्सपेंशन भी बोलते हो, और कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन रहता है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हमें न्यूमेरिकल करने हैं? तो बिल्कुल करने हैं, करने तो पड़ेंगे। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं डील उससे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें, चलिए। टॉपिक हमारा आपके सामने लिखा हुआ है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले सप्लाई होता क्या है? सप्लाई की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बच्चे। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी ये क्या बात कर रहा है? ये बात कर रहा है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी की बात कर रहा है। दैट अ फर्म, यहां पे फर्म की बात करेंगे, यहां पे हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे, क्योंकि जब हम डिमांड की बात करते थे वहां पे कंज्यूमर आता था भाई, वहां पे बात किसकी करते थे? कंज्यूमर की। तो यहां पे हम बात करने वाले प्रोड्यूसर यानी फर्म की। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, दैट अ फर्म इज विलिंग, यानी फर्म की इच्छा है, एंड एबल टू, और योग्य भी है वो कि क्या करे, वो सेल कर सके। तो फर्म क्या है? विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो कितनी बातें हमने यहां पे देखी, उस पर ध्यान देना बेटा। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, नंबर 1। नंबर 2 गिवन प्राइस, या डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस जो हो सकते हैं वो आपको लेना है। और नंबर 3 जो हम बात करेंगे यहाँ पे, वो बात करेंगे गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी 3 चीजें आपको लिख के आनी है, ये की पॉइंट समझ लो कि इस डेफिनेशन के। ऐसे जब डिमांड वाला हमने पढ़ाया था वहां पे भी 3 मेन बातें की थी। क्वांटिटी किया था, वहां पे विलिंग टू परचेज था, नहीं विलिंग टू बाई था, बाई करना था भाई, कंज्यूमर तो खरीदेगा ना। और वही स्पेसिफिक पीरियड, जो भी आपका गिवन पीरियड ऑफ टाइम होता है वो आपको लेना होता है। तो वहां पे भी टाइम था, क्वांटिटी था, और बाई करने की इच्छा, क्लियर, सर्टेन क्वांटिटी को। बट यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या है, पहले तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सर्टेन होगी, सीधी बात है। फर्म क्या कर रही है? विलिंग एंड एबल टू, सप्लाई करने की सोच रही है, सेल करने की सोच रही है, किस पे? एट अ गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सर इतना टाइम क्यों लगाया डेफिनेशन में, ये बताओ बेटा। इसलिए लगाया ताकि आगे की डेफिनेशन आपको याद करनी ना पड़े, वो ऐसे ही समझ में आ जाए। जैसे अब 2 तरह की सप्लाई होती है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल में हम एक फर्म की बात करेंगे, जबकि हम मार्केट में ऑल यानी सभी फर्म्स की बात करेंगे। क्लियर हो गया? बाकी सब सेम है। देखिए, इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ऊपर ही वही लिखा हुआ है, दैट एन इंडिविजुअल फर्म, यहां पे वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल फर्म, ठीक है ना, बाकी सब वही सेम है। इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल या सप्लाई फॉर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बाकी सब सेम है, इसीलिए मैंने टाइम वहां ज्यादा लगाया। बट अगर हम जब मार्केट की बात करेंगे तो देखो वहां पे क्या लिखा है, मार्केट सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट, यहां पे देखो वर्ड जो लिखा हुआ है वो है ऑल फर्म्स, यहां पे ऑल लग जाएगा, बाकी सब सेम है। ऑल फर्म्स, ठीक है ना, आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो सर पहला पेज तो याद हो गया बड़े प्यार से कि हमें बात करनी है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। फर्म क्या कर रही है? विलिंग एंड एबल टू सेल या फिर सप्लाई करने की सोच रही है, किस पे? एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। टाइम तो भाई होना चाहिए स्पेसिफाइड, है ना। चलिए, अब ये हमने जब बात करा, इसके बाद हमने जब इंडिविजुअल पे आए तो हमने वहां पे लगाया अ फर्म या एन इंडिविजुअल फर्म, ये वर्ड यूज करिए। जब हम मार्केट पे आएंगे तो ऑल लगा देंगे, बाकी तो सब सेम हो गया। तो हमें पढ़ना भी तो ऐसे है ना कि बहुत आसान हो जाए पढ़ने में, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए जो नोट्स बनाए जाते हैं, जो पीपीटी हम बनाते हैं, वो ये सोच के बनाते हैं कि बेटा आपको ना वीडियो के अंदर ही सब कुछ याद हो जाए, ठीक है, ज्यादा आपको टाइम ना लगे, ठीक है। तो ये चीज देखनी पड़ती है, वरना कंटेंट तो बेटा कोई भी प्रोवाइड कर देता है, बट कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो जल्दी समझ में आ जाए।
ठीक है, लैपटॉप जरा चार्ज कर ले। वैसे आपने बाकी जो चैप्टर्स तो देख ही लिए होंगे बेटा, ये सारी वीडियोस अपलोड हो गई है, ठीक है ना, और कुछ कुछ हो भी रही है। तो आपके जो अब भाई बहन या आपके जो दोस्त हैं जो कि आप 11वीं क्लास में आने वाले हैं, उनको आप बोल सकते हो कि आप दृष्टि स्कूल से जुड़िए, ठीक है, दृष्टि कॉमर्स स्कूल, ठीक है ना, आप जुड़ सकते हो। और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको हर तरह की यहाँ पे एक तरह से बोलो तो गाइडेंस तक यहाँ पे आप दी जाएगी आपको करियर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं पहले बेटा। तो सप्लाई शेड्यूल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पहले ही समझा रखा है, और मैं बार बार इस चीज पे जोर भी देता हूं कि प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप ध्यान रख लेते हो तो काफी मदद आपको मिलने वाला है। कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, मैंने आपको कहा था कि इकोनॉमिक्स में मार्जिनल हो बेटा। मैं बार बार इस चीज पे वो देता हूँ, जोर देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मार्जिनल हो गया, तो मार्जिनल में हमेशा आपको एडिशनल वर्ड यूज करना है बेटा, ठीक है, एक्स्ट्रा यूज करना है। जिसको नहीं पता बेटा प्लीज ध्यान दीजिए। चेंज वर्ड यूज कर सकते हो, या डेल्टा वर्ड है, जिसको हम ट्रायंगल शेप में बनाते हैं ऐसे डेल्टा, तो डेल्टा यूज कर सकते हो, ठीक है। नंबर 2, अगर हम बात करें मार्जिनल के बाद शेड्यूल की बात ही कर लेते हैं पहले। तो इसमें हम टेबल की बात करेंगे बेटा। किसकी बात करेंगे? टेबल। इसमें टेबल बनाई जाती है, क्लियर। नंबर 3, इसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बेटा। क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप, या सिर्फ रिलेशनशिप आप लिख सकते हो बेटा, रिलेशनशिप, या फंडामेंटल रिलेशनशिप। फंडामेंटल रिलेशनशिप यानी जब भी ऐसे बेटा की पॉइंट्स ऐसे वर्ड्स को यूज करते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है बेटा, फंडामेंटल रिलेशनशिप। मैं हर बार ये बताता हूं ताकि ना आपकी इकोनॉमिक्स थोड़ी सुधर सके, ठीक है। और आगे आने वाले जितने भी बैचेस हैं, जितने भी हमारे जो कोर्सेज हैं, जितनी क्लासेस हैं, वो और भी बेहतर हो जाएगी बेटा, कि टाइम हमारे पास काफी सारा होगा तो हम और आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे आराम से। अभी भी हम देखो कितना अच्छे से आपको करवा रहे हैं, बट उसमें हम और ज्यादा आपकी हेल्प करने वाले बेटा। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का तो बताया रखा कि टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको दृष्टि कॉमर्स स्कूल करके आप होगा, तो आप उसको क्या है स्कैन भी कर सकते हो। अभी मैं दिखा दूंगा लास्ट में, ठीक है। आप स्कैन करके वहाँ पे अपडेट ले सकते हो, ठीक है। अप टू डेट मतलब जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, तो उस पर आप जा सकते हो बेटा, ठीक है। तो कोई भी नया नया अपडेट आ रहा है, कोई वीडियो है, कोई PDF आया है, वो सब वहीं मिलेगा आपको तुरंत के तुरंत टेलीग्राम पे। फंक्शन हो गया, फंक्शन के अलावा कर्व लिखा हुआ मिल जाए या लाइन मिल जाए तो आपको क्या लिखना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ पे बनाया जाता है। आप समझने वाली बात यह, अब जैसे और भी होते हैं बट वो मैक्रो के अंदर होते हैं, तो हम इतने ही पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये 4 चीजें बेटा अच्छे से याद रख लीजिए आप, काम आपके बहुत आने वाला है ये, ठीक है। चले आगे। तो हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे वो है सबसे पहले सप्लाई शेड्यूल। अब शेड्यूल आया तो शेड्यूल को तो मैंने टेबल बताया, तो देखो स्टार्ट क्या हुआ। अब सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल। देखो करा नहीं करा यूज वर्ड, देखो सप्लाई शेड्यूल क्या है? टेबल है। क्या बताएगी टेबल? भाई टेबल 2 ही चीज बता सकती है, प्राइस के बारे में और क्वांटिटी सप्लाई के बारे में, और उससे ज्यादा क्या ही बताएगी, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज जो कि आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किस पे? डिफरेंट प्राइस पे। तो एक ऐसी टेबल होगी इसमें प्राइस होगा इस तरफ, इधर क्वांटिटी होगी, बस वो बता रखा होगा, ठीक है ना, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड होगा, ठीक है। ऐसी सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे कर्व लिखा है, कर्व लिखा है, तो कर्व में क्या वर्ड लिखा होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो कितना आसान हो जाता है। किसको ग्राफ पे दिखाना है भाई? जो सप्लाई शेड्यूल बनाया है, जो सप्लाई शेड्यूल बनाया था, जो टेबल बनाई है, उसी को तो ग्राफ पे दिखाओगे, खत्म। सर बट एक चीज और बताओ, क्या इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल नहीं पूछ सकता? क्या मार्केट सप्लाई शेड्यूल नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता भाई। तो सर उसकी डेफिनेशन क्या हमें अलग से याद करनी पड़ेगी? अरे नहीं करनी भाई, इकोनॉमिक्स को आसान बनाओ ना, कॉम्प्लिकेट क्यों करते हो?
अगर मान लो जैसे सप्लाई शेड्यूल बोला तो शेड्यूल मतलब टेबल बोला, भाई टेबल क्या बताएगा आपका डिफरेंट क्वांटिटीज और जो भी डिफरेंट प्राइस में जो डिफरेंट क्वांटिटीज आप क्या कर रहे हो सप्लाई करो उसी को बताएगा ना। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मान लो बताया पूछा उसने तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्टिंग लिखना है जो भी एन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है जो भी है आपका स्टार्टिंग, ठीक है आप लिखोगे इट रेफर्स टू अ टेबल। सबसे पहले तो टेबल की बात करना, भाई शेड्यूल लगा तो टेबल तो लिखना है, लिखा है शोइंग, उसके बाद यहां से चेप देना ये वाली डेफिनेशन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी यहां से सीधा चेप देना, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म, क्योंकि इंडिविजुअल तो लगाना पड़ेगा, विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल गिवन, ये लिखिए ना। बट अगर वो बोलेगा मुझे मार्केट वाला बताओ ना, तो मार्केट में कैसे करना है, मार्केट में वही इट रेफर्स टू अ टेबल विच वही शोइंग आगे करके वे विच शो करके ये डाल दीजिए पूरा, विच शोज करके आप पूरा ही लिखिए ना, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब यही एक डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी यही सब जगह चल रहा है, बस इंडिविजुअल में ए लगेगा या एन इंडिविजुअल फॉर्म लगेगा, मार्केट में ऑल लगेगा। अगर वो शेड्यूल लगा देता है तो डेफिनेशन वही रहेगी सारी हमारी, बस शेड्यूल में आगे टेबल लगा देंगे, ग्राफिकल में वो कर्व में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लगा देंगे, बाकी सब वही लिख के आनी, पहली डेफिनेशन चेप देनी है। सर ये तो काफी ज्यादा आसान हो गया, बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गया है ना। चलिए फंक्शन, अरे सर अभी तो बताया था आपने, फंक्शन मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताएगा भाई किसके बीच में, ये बताएगा सप्लाई के बीच में, क्वांटिटी जो सप्लाइड हो रही है और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई यानी इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई लिखो और या फिर इट्स डिटर्मिनेंट्स आप लिख सकते हो, यानी जो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं उसके बीच में ये रिलेशन बताता है। चलिए आगे बढ़े। अब बेटा देखिए सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस, सर सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस भी होता है, बिल्कुल होता है। चलो देख लेते हैं क्या है ये हमारा। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई, तो सप्लाई तो हमने पढ़ चुके हैं, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, जिसे एक प्रोड्यूसर या एक फर्म विलिंग एंड एबल है सेल करने के लिए गिवन प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टॉक की, तो स्टॉक जो होता है ना ये टोटल क्वांटिटी की बात करता है, टोटल क्वांटिटी की बात करता है ऑफ अ कमोडिटी जो कि अवेलेबल है विद द प्रोड्यूसर, यानी जो प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है। और हमेशा याद रखना कोई भी चीज जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, रुका हुआ कॉन्सेप्ट होता है। बट अगर कोई चीज ड्यूरिंग या फॉर ऐसे करके लिखा हुआ है तो वो आपका जो होता है वो आपका ये सप्लाई जिसको हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट वो होता है। तो ध्यान समझना यहां पे जो लिखा हुआ है वर्ड वो क्या है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, और यहां पे जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ है पर्टिकुलर टाइम है, बेटा क्या है पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें रिलेशन विद प्राइस, प्राइस के साथ क्या रिलेशन होता है, तो सप्लाई डिपेंड करता है प्राइस पे ऑफ द कमोडिटी। भाई प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा सप्लाई भी क्या होगी कम होगी, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम सप्लाई कम, कोई दिक्कत तो नहीं। बट अगर हम बात करें स्टॉक की तो इसने लिखा है स्टॉक डज नॉट डिपेंड ऑन प्राइस, ये प्राइस पे डिपेंड नहीं करता। आगे चलते हैं। क्वांटिटी की बात करें तो सप्लाई इज यूजुअली लेस देन और इक्वल टू स्टॉक। सप्लाई जो होता है ना या तो कम होगा स्टॉक के या तो इक्वल टू होगा स्टॉक के। भाई जितना तुम्हारे पास स्टॉक है उतना ही सप्लाई करोगे ना, या उससे कम। जैसे मान लो मेरे पास 1000 यहाँ पे शूज पड़े हुए हैं, शूज के पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है पेयर, तो मान लो 1000 के 1000 में कर सकता हूँ सप्लाई, या फिर मैं मान लो 600 कर दिए इतने कर सकता हूँ। तो या तो वो क्या होगा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा स्टॉक के। बट अगर हम बात करें स्टॉक की तो वो जो होता है ना स्टॉक ग्रेटर देन रहता है, यानी ज्यादा, और इक्वल टू भी हो सकता है सप्लाई के। भाई स्टॉक तो ज्यादा भी हो सकता है, हमारे पास ज्यादा पड़ा हुआ है बट सप्लाई हमने कम करी, या फिर हम पूरा पूरा जितना स्टॉक था उतना ही हमने सप्लाई कर दी, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें आगे पर्पस, तो इट इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल। ये वो क्वांटिटी होती है जो कि आप सेल के लिए ऑफर कर रहे हो मार्केट में, और ये वो क्वांटिटी होती है जो कि आपके पास स्टोर्ड है। भाई स्टॉक है तो भाई एक जगह होगा ना माल गोडाउन वोडाउन कहीं ना कहीं, तो स्टोर्ड है या फिर अवेलेबल विद द सेलर, सेलर के पास अवेलेबल है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। पीपीटीज लगातार खत्म होती जा रही है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी बाकी चीज अगर कांस्टेंट हो जाए,
अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। सर ये अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट लिखना है कि नहीं लिखना? बेटा लिखना है, मस्ट है, लिखना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और हम यहाँ पे जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हम सिर्फ प्राइस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राइस की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ पे सिर्फ प्राइस को देखना है और जितने भी बाकी फैक्टर्स होते हैं उन सबको हमें कॉन्स्टेंट कर देना है, सेम कर देना है, फिक्स कर देना, उनकी बात ही नहीं करनी हमें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या सेम। क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड, यानी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो बढ़ जाती है जब उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है जब उसके प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं। थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं बेटा इस चीज को। तो मान लीजिए प्राइस है यानी पी, ये क्वांटिटी सप्लाइड है यानी क्यूएस लिख दिया मैंने, क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस बढ़ा, ऊपर बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, ये लिखा हुआ है। यानी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है जब प्राइस बढ़ता है, और प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होती है? कम होती है। और जो रिलेशन यहाँ पे बताया गया है, जो रिलेशन यहाँ पे बताया गया वो कौन सा रिलेशन आ रहा है बेटा आपका? डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन। डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ स्मूथ चल रहा है ना? बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा काश पहले पढ़ा होता, कितना आसान चीजें लग रही है। बेटा आसान चीजें लग भी रही है और दूसरा आसान बनाया भी गया है बेटा। ठीक है ना, बनाया भी गया। एक तो एसी क्या होगा ना, सीधे फेस पे पड़ रही है यहाँ पे। चलिए क्या कर सकते हैं, बड़े आगे। अगला बेटा अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी जब लॉ ऑफ सप्लाई को लगाया जाता है उस टाइम पे कुछ चीजों को एज्यूम किया जाता है। वो चीजें क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा, इसकी बात नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बात नहीं करेंगे, डज नॉट चेंज लिखा है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, बेटा क्यों हम तो प्राइस तो देखो, अगर मान लो मैं गेहूं है, गेहूं की प्राइस की बात करूं तो गेहूं की सप्लाई की बात करूंगा। बात को समझो ना? ठीक है, यानी मैं बात कर क्या रहा हूं, गेहूं को भी छोड़ो ना, गेहूं की बात ही क्यों कर रही है यहाँ पे? मान लीजिए कोई भी इसके इसी की बात करते हैं, इसके अगर प्राइस की बात कर रहा हूं तो इसी की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लो वॉच पड़ी है यहाँ पे, तो इसी की प्राइस तो इसी की क्वांटिटी। तो जब सेम गुड्स की प्राइस और क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पे लॉ सप्लाई लग रहा है ना। बट अगर मान लो मैं इसके प्राइस की बात कर रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी की बात, जैसे मान लो कार पेट्रोल आपने देखा, ठीक है, उसकी बात कर लो, या टी कॉफी की बात कर लो, तो एक के प्राइस दूसरे की क्वांटिटी सप्लाई देख लो, तो वहां पे जो होता है ना अदर गुड्स की बात आती है, तो वहां पे भी हमें बात नहीं करनी, तो लिखा हुआ रिमेन कांस्टेंट। तो अदर गुड्स के प्राइस की बात नहीं कर रहे हम। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म मार्केट में कितनी है, ज्यादा है कम है, उसकी बात भी नहीं करनी है। तो ये बात तो हमें पहले समझ में आ गई थी कि जब हमने लॉ पढ़ा था कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी चीजें सेम रहेगी, तो वही लिखा हुआ ना, बाकी चीजें सारी सेम रहेगी। और भी फैक्टर्स है सारे सेम रहेंगे, और लिख सकते हो। तो सब में क्या अजम्पशन क्या है कि सारी चीजें सेम रहेगी, बस एक चीज में चेंज आएगा, वह है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी या ओन गुड्स। ठीक है ना, तो प्राइस ऑफ ओन जो गुड होगा उसी में चेंज आएगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अगला हमारे पास है डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, या फिर इंडिविजुअल को हटाओ, हटा ही देते हैं ना यहाँ पे, एक साथ ही पढ़ लेते हैं सारा, इसको हटा दो इंडिविजुअल। मार्केट के फैक्टर भी मैंने इसी के अंदर लिख दिया है क्योंकि एक साथ ही कर दिया, इसको हटा दो तो सीधा कर दिया। डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। पहला बेटा कौन सा है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसमें हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि जब इस तरह से आप इसको बोल सकते हो बेटा, मैं इसको दिखा देता हूं। प्राइस ऑफ कमोडिटी में अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ही तो लिखना है, दोबारा बोल रहा हूं, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट लिखना है। पहले वाले को समझा रहा हूं मैं। तो अगर प्राइस आपका बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है आपकी वो भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती है। तो कौन सा रिलेशन आ गया? डायरेक्ट यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ध्यान समझना। तो ये सर ये तो लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई की बात ही कर रहा है बेटा। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी है बेटा, कौन है? ओन, मतलब खुद की बात कर रहा है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी समझ में आ गया। इसमें क्या लिखा हो गया? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती है। चलिए
इसके बाद अगला आता हमारा प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, या सीरियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, प्राइस क्यों लिखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो या प्राइस ऑफ इनपुट कह लो, या इनपुट के प्राइजेस की बात करते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में कि अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर आपका ज्यादा हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, आप इसको बना के भी आ सकते हो, बट यहाँ पे ये एरो की जगह इंक्रीज लिख देना, ये इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये भी डिक्रीज, ठीक है। ऐसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो इससे जो हमारा जो प्रॉफिट है, जो फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट हो जाएगा कम। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा कम, अब प्रॉफिट कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी वो क्या करेगा, फिर कम करेगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो पेपर में, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। बट वहीं पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या है, कम है, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो बस इसी को स्टेटमेंट में लिखना है, इसी को आप बना के आ जाना, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट समझ में आ गए, पहला प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में लिखना है, नंबर 2 प्राइस ऑफ इनपुट कह लो या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी बात कर रहे हैं। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका ज्यादा होगा, यानी इनपुट महंगा महंगा मिल रहा है ना, तो ऐसे केस में इनपुट जब महंगा मिलेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा ना तो फिर सप्लाई भी कम कर देंगे, ठीक है। बट वहीं पे अगर इनपुट सस्ता मिल रहा है, इनपुट आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी कॉस्ट जो है ना वो कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा। अगला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, भाई रिलेटेड गुड्स में तो वही कार पेट्रोल सब टाइप की चीजें आती हैं, है ना। तो एक समझ लेते हैं, इसमें भी ज्यादा क्या जाना है डीप में, ठीक है, यही साइड में बना लेते हैं। अब रिलेटेड गुड्स में क्या करेंगे, रिलेटेड गुड्स में हमारे पास ये है, जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं, कार पेट्रोल ही ले लेते हैं, ठीक है। कार पेट्रोल, देखो अब रिलेटेड गुड्स तो 2 तरह के होते हैं, पहले ये भी समझना पड़ेगा आपको। पहला क्या होता है हमारा, पहला आपका एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, दूसरा आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। भाई रिलेटेड गुड्स 2 तरह के गुड्स होते हैं, आपने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, एक सब्स्टिट्यूट, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है वो आपका वो गुड्स होता है जब आप एक गुड्स की जगह पे दूसरे गुड्स को यूज कर सकते हो, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, ये आपको पता है। जबकि अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री की, तो जब 2 गुड्स को एक साथ यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए तो देखिए फटाफट से, क्या बोला मैंने आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जिनको एक की जगह पे यूज, मतलब एक की जगह पे दूसरे को जब यूज किया जा सकता है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों को एक साथ किया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक आसान से, कार पेट्रोल तो रूप पुराना हो गया, कुछ नया दिखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले सब्स्टिट्यूट की बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है बेटा, ध्यान से अगर हम समझे तो जैसे एक तरफ ले लेते हैं, मान लीजिए वीट यानी गेहूं, और दूसरा तरफ ले लिया हमने कॉर्न ले लिया, ठीक है। अब मान के चलिए कि वीट के जो प्राइस है वो वीट के प्राइस बढ़ जाते हैं। भाई वीट के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो सोच के देखिए, जो फार्मर होगा ना वो वीट को ही ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, भाई जिसके प्राइस ज्यादा होते हैं सप्लाई भी उसी की ज्यादा होती है, तो समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब फार्मर जो है वो इसी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड है इस वाले की, कॉर्न की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लो वीट के प्राइस कम हो गए तो फार्मर वीट पे तो जाएगा नहीं, बोलेगा भाई तो प्रॉफिटेबल है ही नहीं, तो उसको नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाई इसकी बढ़ेगी। तो क्या होता है रिलेटेड गुड्स में, क्या होता है एक गुड्स के हम प्राइस देखते हैं, दूसरे गुड्स की हम क्वांटिटी सप्लाई देखते हैं, तो इस तरह से उसको देखा जाता है। तो कौन सा रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है तो घट रहा है, ये घट रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो कौन सा हो गया, ये एक तरह से इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ गई। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है, डिमांड वाले चैप्टर में मैंने पूरी थ्योरी में समझा रखा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सिट्यूट गुड्स की डेफिनेशन लिखवा रखी है, इसलिए ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है आपको, ठीक है। आपको जो फिर भी मैं वैसे ओरली तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, बट लिखा के नहीं बता रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या सब्सिट्यूट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को बेटा सप्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, सेम वही चीज, जैसे कोई 2 चीज ले लो, जैसे मान लो मिल्क ले लो, या एक इस तरफ लेते हैं क्रीम ले लेते हैं,
क्रीम जो मिल्क से बनती है, एक तरफ मिल्क ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो क्रीम के प्राइस जो है ना बढ़ गए हैं, भाई क्रीम के प्राइस बढ़ गए तो क्रीम प्रॉफिटेबल हो गया। अब भाई क्रीम तो आएगा मिल्क से ही, तो इसका मतलब जब ये प्रॉफिटेबल हो गया तो इसकी क्वांटिटी सप्लाई मुझे बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई दूध से तो क्रीम बनेगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स साथ साथ में चलता है, ठीक है ना। अगर ये कम हो गया तो ये कम हो गया, तो अगर इसके प्राइस कम हो जाते हैं तो क्रीम के प्राइस, तो वो मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या क्वांटिटी सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन देखने को मिल रहा है देखिए ध्यान से, कौन सा है, डायरेक्ट है बेटा। ठीक है, चार चीजें बेटा ध्यान से सुने, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है ना, मैं रिपीट करने को तैयार हूं, आप प्लीज सुनिए। देखो सबसे पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। उसमें मैंने आपको बताया कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में क्या होता है बेटा, कि अगर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जब किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती है। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई लग रहा है, वो यहाँ पे बताया गया। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है सप्लाई को, वो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर जो हमारा इनपुट है, जो हमारा जो कच्चा माल होता है इसे बोल सकते हो, उसके प्राइजेस का, रॉ मटेरियल का प्राइजेस का बढ़ना। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका जो है बढ़ता है तो उससे जो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी वो कम कर देगा। बट अगर वहीं पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कम है तो प्रॉफिट को क्या कर देगा, वो भाई प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगा। इसको ही आपको स्टेटमेंट में बना के लिख के आना होता है बेटा, समझ में आ गया। चलिए फिर आता है हमारा रिलेटेड गुड्स। तो उसमें क्या बोला गया बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो तरह के गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनको एक की जगह पे दूसरे को यूज किया जा सकता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों को एक साथ यूज करना होता है। इसमें कार पेट्रोल, हमने एक एग्जांपल दिया, एक कार लोगे तो पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना धक्का मार के चलाते रहोगे, ठीक है, कि चलो आओ सारे दोस्तों से बोलूंगा कि धक्का मार के हरिद्वार ऋषिकेश घूम के आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या करा यहाँ पे कि जब वीट और कॉर्न लिया, तो वीट के अगर प्राइस बढ़ गया तो है ये प्रॉफिटेबल हो गया ना भाई, जहां प्राइस बढ़ेगा सप्लाई वहीं बढ़ेगी, तो इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसकी सप्लाई बढ़ेगी तो इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम उसका अपोजिट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। भाई क्रीम के प्राइस बढ़ गए, भाई क्रीम के प्राइस बढ़ गए तो क्या मिल्क की सप्लाई क्या होगी, भाई जब मिल्क भी तो बढ़ाना पड़ेगा, जब क्रीम के प्राइस, क्रीम प्रॉफिटेबल है, क्रीम की हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, तो भाई इसकी सप्लाई बढ़ाओ ना, पहले पहले दूध आएगा तभी तो मिल्क बनेगा, तो सप्लाई इसकी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। इसके बाद अगला हमारे पास है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या बेटा, स्टेट ऑफ, सॉरी ये वाला स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वाला पॉइंट देखते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 1 2 3 4, चौथा पॉइंट है ना। अब टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मान के चलिए टेक्नोलॉजी अगर आपकी क्या है, सिंपल है, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी क्या आपकी कॉम्प्लेक्स है, एक सेकंड कॉल आ रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, या तो सिंपल है, ठीक है, या तो क्या है कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए, तो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिंपल को आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो इम्प्रूव्ड है, ठीक है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी सिंपल है, इंप्रूवमेंट है, अच्छी खासी है, ठीक है, या फिर आप कॉम्प्लेक्स टाइप की आप यूज कर रहे हो, या पुअर टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, या बोल सकता हूं कि मैं आउटडेटेड यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आउटडेटेड मशीन एंड इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं, आउटडेटेड है, पुरानी है। तो अगर ऐसी चीजें हैं तो समझ जाओ खुद ही, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल होगी तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या होगी, अच्छी, और अब जो हमारी क्या बोलते हैं इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, और कॉम्प्लेक्स पुअर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड यूज कर रहे हो तो सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो 1 2 3 4 5 गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे करता है, ध्यान से देखिए बेटा। गवर्नमेंट पॉलिसी ये आपके फेवर में है या फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसी आपके फेवर में है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। भाई फेवर में कैसे होती है, भाई आपको सब्सिडीज मिल रही है, आपके ऊपर टैक्स कम लग रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिल रही है। जैसे मान लीजिए सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी ज्यादा है, ठीक है, टैक्स रेट आपका क्या है, कम है, ऐसा कुछ हो रहा है। या अनफेवरेबल कब होता है, जब सब्सिडी आपको क्या मिल रही है, नहीं मिल रही, सब्सिडी आपको नहीं दी जा रही है, ठीक है,
और जो टैक्स रेट है बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके फेवर में रहेगा तो आप समझ ही गए होंगे अब तो कि क्वांटिटी सप्लाई आपके बढ़ेगी, और फेवर में नहीं है तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या रहेगी, कम रहेगी। सर ये काफ़ी आसान हो रहे हैं पॉइंट समझना, बिल्कुल बेटा आसान थे ही है, शुरू से ही आसान थे ये, ठीक है ना, बस आप ही डर रहे हो सप्लाई से, तो क्या कर सकते हैं। ओ सॉरी ये माउस है। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास है गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म। गोल्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म ये क्या है, ठीक है ना। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव में हमारे पास देखिए क्या लिखेंगे हम, गोल्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। भाई फर्म का गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है वो बताइए। भाई मैंने आपसे पूछा, आप तो भाई गुड्स बनाते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपने कहा मेरा ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेरा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेरा ऑब्जेक्टिव है। या फिर आपका ऑब्जेक्टिव है सेल को इंक्रीज करना, सेल को क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। आपका दो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या तो आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट हर जगह फैलाना चाहते हो, या तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अगर प्रॉफिट कमाओगे तो याद रखना आप सिर्फ उन्हीं गुड्स को ही सेल करोगे जिनके प्राइस क्या होंगे, हाई होंगे। अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सिर्फ आप उन्हीं गुड्स को बेचोगे जिनके प्राइस हाई होंगे। इसका मतलब ओवरऑल सप्लाई आपकी कम होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप लिमिटेड गुड्स में डील करोगे। बट वहीं पे अगर आपका काम, आपका मन है, आपका ऑब्जेक्टिव है सेल को बढ़ाना, तो ऐसे केस में ना प्राइस मैटर नहीं करेगा आपको, ठीक है। इस केस में आपको क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाना मैटर करेगा कि मुझे हर जगह मार्केट में अपना प्रोडक्ट क्या करना है, बिछाना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं, 6 के 6 पॉइंट क्लियर हो गए। और भी है क्या पॉइंट, अभी और भी है यार। अगला नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, मार्केट में फर्म्स कितनी है वो बताइए, यही कर दे, 7 पॉइंट जगह है। तो नंबर ऑफ फर्म्स की बात कर लेते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, भाई नंबर ऑफ फर्म आपकी क्या है, ज्यादा है कम है। अगर नंबर ऑफ फर्म आपकी मोर है तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा होगी, भाई सीधी बात है। भाई फर्म्स अगर ज्यादा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा, कम है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलें अगला पॉइंट देखिए बेटा। तो नंबर ऑफ फर्म अगर ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, नंबर ऑफ फर्म कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो कुछ समझ में आ गया होगा पॉइंट। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी कैसी है आपके यहाँ, तो इस पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा 8वां होगा, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के जो चैनल्स है अगर वो ज्यादा है यानी इंक्रीज है, और बेटर फैसिलिटी है, क्या है, बेटर फैसिलिटी है, तो समझ जाना क्वांटिटी सप्लाई आपकी बढ़ने वाली है। भाई आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है वो आपकी अच्छी खासी है, ठीक है, बेटर फैसिलिटी है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। बट अगर मान लीजिए कि नहीं है, बेकार है, लेस है, यानी ये फैसिलिटी नहीं है, अच्छी फैसिलिटी नहीं है, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इतना समझ में आ गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सेप्शन ऑफ लॉ सप्लाई। बेटा ये कोड्स का पार्ट नहीं है। सर क्यों लिखा फिर आपने, ये बताओ पहले तो। बेटा मैं इसको समझाने वाला भी नहीं हूँ, खाली पॉइंट्स इसलिए लिखे ताकि आपको खाली हेडिंग पता हो, ठीक है, बाकी इसके अंदर मैं जाने वाला नहीं हूँ ज्यादा, ठीक है। इतना समझ लीजिए बस, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। लॉ सप्लाई क्या कहता था, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, जब प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम सप्लाई कम, बस इतनी सी बात कहता है। बात समझ में आ गया, यानी वो डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा है। अब ये एक्सेप्शन है तो इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगेगा। इसका मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कम होने वाली है, जब प्राइस कम होगा तो सप्लाई बढ़ने वाली है। यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलने वाला है। तो वो कौन कौन सी गुड्स होते हैं, खाली नाम देख लो उसके,
ठीक है ना। बाकी किसी बच्चे को अगर इसके बारे में डीप जो चाहिए वीडियो, तो मैं छोटी सी वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, या फिर किसी वीडियो के अंदर ही कवर कर लूंगा, ठीक है। पहला फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, नंबर 2 एग्रीकल्चरल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल समझते हो ना, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। रेयर आर्टिकल्स, बेटा क्या बोला मैंने, रेयर आर्टिकल्स बोला, और आर्टिकल्स मतलब यहाँ पे कीमती चीजें हो गई, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। और बैकवर्ड कंट्रीज में जहाँ पे रिसोर्सेज ही नहीं होते, तो बेचारे वो प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो कौन से सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है। तो प्राइस बढ़ने के बाद भी सप्लाई बढ़ नहीं सकती बैकवर्ड में कभी भी। तो ये सारे पॉइंट से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चरल गुड्स हो गया, पेरिसेबल गुड्स हो गया आपका, रेयर आर्टिकल्स हो गया, और बैकवर्ड कंट्रीज वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद ऐसे रखना है। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ का, इसको कवर करते हैं बेटा, मूवमेंट तो जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट वर्ड यूज हुआ है, ध्यान से देखना, शिफ्ट नहीं हुआ है। एक शिफ्ट होता है, एक मूवमेंट होता है बेटा। बात जो हो रही है यहाँ पे वो हो रही है मूवमेंट की। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे इस चीज को। यहाँ पे पहले तो मूवमेंट है, इसको अंडरलाइन आप भी कर लीजिए, मूवमेंट हो गया। नंबर 2 चेंज इन, जो वर्ड लिखा है ना, क्वांटिटी सप्लाइड लिखा है, बात को समझना। अगर मैंने लिखा होता चेंज इन सप्लाई तो वो शिफ्ट वाला हो जाता, चेंज इन सप्लाई शिफ्ट में जाता है। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बेटा, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व ये पढ़ना है, या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये होता क्या है, तो बेटा जो मूवमेंट या फिर जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है, ये प्राइस के कारण होता है, एक्सटेंड होता है, प्राइस के कारण होता है, याद रखना, ठीक है। और इसमें अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यानी क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आना, क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आना। भाई क्यों चेंज आया, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कौन सी कमोडिटी, ओन कमोडिटी। अगर ये है तो इसी का प्राइस, इसी की क्वांटिटी सप्लाई की बात हो रही है, याद रखना बेटा, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखना, मूवमेंट हो या क्वांटिटी सप्लाई वर्ड लिखा हो, उसमें चेंज की बात करें तो ये हमेशा प्राइस के कारण होने वाला है। किस कारण होने वाला है, प्राइस के कारण होने वाला है। इस एसी ने परेशान कर दिया, इसके हवा बालों पे पड़ रही है, बाल मेरे आंखों में आ रहे हैं आगे बार। तो बेटा समझ में आ गया। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व रेफर्स टू द चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी ये देख लेना, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है, भूलना मत कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, कि जब प्राइस की बात होती है तो अदर फैक्टर्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। समझ में आ गया। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बार क्या हुआ, मैं जीएमसीएस की वो ले रहा था, क्लासेस ले रहा था, ठीक है। ये जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, सीए के अंदर होता है। तो वहां पे एक सर ने पूछा था, सर ने काफी सारे बच्चों से पूछा था, लॉ ऑफ डिमांड पूछा था या लॉ ऑफ सप्लाई पूछा था, बट पूछा था, कोई सा क्वेश्चन था। तो पता सबने, सोचो सबने जो आंसर दिया बेटा वहां पे, वो आंसर दिया प्रॉपर कि प्राइस बढ़ता है तो ये होता है, प्राइस घटता है तो ये घटता है, सबने यही बोला, और रिलेशन बताया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बट किसी एक बच्चे ने ये नहीं बोला था वहां पे कि यहाँ पे जो है ना अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने वहां पे बोला था, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, हम इस पॉइंट पे बार बार जोड़ देते हैं कि भाई ये बोलना है, अरे इस पॉइंट को हम छोड़ते भी नहीं है। तो सर ने वहां पे, मुझे आज भी याद है, सर ने काफी तारीफ की थी कि इस पॉइंट को कंसिडर करना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि आप भी याद रखना, आगे कभी भी पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, एक चीज हमेशा याद रखनी है, इस पॉइंट को कंसीडर करवाइए बच्चों से, बोलिए कि इस पॉइंट पे जोर दें। हम पहले भी देते थे, आज भी देते हैं, और उनके बोलने पे तो और ज्यादा देने लग गए कि बेटा इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। समझ में आ गया। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सप्लाई में चेंज आएगा, किसके कारण आएगा, प्राइस के कारण आएगा। अदर, जब प्राइस के कारण आएगा तो अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो एक्सटेंशन, जिसको हम एक्सपेंशन भी बोलने वाले थे, एक्सपेंशन इन सप्लाई। नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है। चलिए बेटा, एक्सपेंशन मतलब विस्तार होता है, फैलाव होता है, याद रखना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है, कम होना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, डिफरेंस फॉर्म में ही करवा दिया मैंने इसको। सबसे पहले एक्सटेंशन इन सप्लाई होता क्या है, तो पहले से लिखा है एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार यानी फैलाव। ये बताया मैंने हिंदी में, अगर मैं बोलूं तो विस्तार, वी आधा सौ तार, विस्तार, ठीक है ना। और ये होता है हिंदी में संकुचन,
सर आपको हिंदी क्यों कैसे पता है? इसलिए पता है बेटा कि हम हिंदी में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो दोनों चीज पता होती है। विस्तार और संकुचन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब यही है इसका। तो विस्तार होगा तो भाई बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे हमारा जो है सप्लाई है ना बढ़ने वाली है, ठीक है ना। अब सप्लाई बढ़ेगी तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ने से जब सप्लाई बढ़ती है तो उसे कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। बट अगर मान लीजिए प्राइस घटने से आपकी सप्लाई कम हो रही है तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। पॉइंट नंबर 2, कॉज। कारण क्या था? कारण ये था कि भाई यहाँ पे तो प्राइस बढ़ा था इसलिए सप्लाई बढ़ी थी, यहाँ पे प्राइस घटा था इसीलिए सप्लाई घटी थी, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, मूवमेंट ऑन कर्व। कर्व की तरह अगर मूवमेंट देखें तो इसमें जो मूवमेंट होती है बेटा वो अपवर्ड मूवमेंट होती है, इसमें जो मूवमेंट होती है बेटा वो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। ये हम सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हम डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, वहां मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि कैसा मूवमेंट होता है, ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कर्व देख लेते हैं यहाँ पे। हम्म आप भी बना लीजिए साथ साथ में, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ एक्स आ गया 0, यहाँ वाई आ गया, इधर प्राइस लेंगे हम यानी पी, यहाँ हम क्वांटिटी यानी यूनिट्स की बात करेंगे तो क्यू लिख देता हूँ, सीधा चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये 0 हो गया, ये वाई हो गया, ये प्राइस यानी पी, क्वांटिटी यानी क्यू, ये आपका एक्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें करना क्या है? हमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाना है, तो मैं पहले लिख देता हूं के लिए, ये एक्सटेंशन का है, एक्सटेंशन इन सप्लाई, और हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ठीक है बेटा। चलिए बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सप्लाई कर्व बनता कैसे बेटा? 45 डिग्री पे, याद है ना, 45 डिग्री पे बनता है, इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो दोनों में मैंने सप्लाई कर्व खींच लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? चलो कलर चेंज करते हैं, मैं कोई भी एक प्राइस ले रहा हूं, कहीं पे भी आप ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से मैंने मिलाया इसको, और जहां मिलाया वहीं से नीचे इसको करते हैं। आप प्लीज स्केल का यूज करें ताकि सही से लाइन आए। यहाँ पे भी सेम वही करना हो, कहीं पे भी आप जहां पे आपको सही लगे आप ले लीजिए, एक प्राइस लाइन ले लीजिए और इस तरह से इसको मिला लीजिए। ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया, ठीक है। डायग्राम बहुत आसान होता है, इकोनॉमिक्स में डायग्राम समझाने भी होते हैं उसके बाद बेटा, ठीक है ना। चलिए ये सप्लाई कर्व था, इसको मैं एस एस लिख देता हूं, एस एस कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हम करेंगे एक्सटेंशन बनाना है। तो भाई सप्लाई बढ़ती कैसे है? जब प्राइस बढ़ता है, यही बताया था ना। चलो प्राइस बढ़ा के देखते हैं, कलर कौन सा यूज करें इसके लिए? ये वाला करते हैं। तो प्राइस बढ़ाया मैंने, ठीक है, ये मैंने बढ़ाया। अब यहाँ पे क्या प्राइस कम करना होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस क्या करेंगे? हम कम करेंगे, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पे प्राइस बढ़ाया है, ऊपर की तरफ देखो निशान मार रहा हूँ, इसको P1 बोल दिया, P से P1 चला गया। पहले इसी को ध्यान देना, सबसे पहले सप्लाई कर्व खींचा, उसके बाद एक P और एक Q खींचा, देन प्राइस बढ़ाया मैंने। प्राइस बढ़ाने से मुझे दिखा कि ये सप्लाई भी बढ़ गई है, Q से Q1 हो गया है, Q से Q1 हो गया, ये बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पे मूवमेंट देखो ध्यान से, ये पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पहुंच गया है, तो कौन सा मूवमेंट है? ये अपवर्ड मूवमेंट है बेटा, ठीक है।
जब अगर हम इसमें बात करते हैं, मैंने यहाँ पे प्राइस डाउन किया P1, तो क्वांटिटी भी पीछे की तरफ आ गया, ठीक है। ये चीज यहां से इधर से ये इधर पहुंच गया, तो कौन सा मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अब तो कर्व समझ में आ गया, कितना आसान कर्व था बेटा इसका। आगे बढ़े, अब आता है आगे हमारा, देखो ये एक्सटेंशन भी हो गया, कॉन्ट्रेक्शन भी हो गया हमारा। अब आते हैं हम अपने शिफ्ट इन सप्लाई। बेटा अब हम बात कर रहे हैं शिफ्ट की। अब शिफ्ट किसका मतलब हो गया, यहाँ पे हम चेंज इन सप्लाई की बात करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई नहीं है, सिर्फ सप्लाई है, तो स्टैंड पे ध्यान देना है। तो इसमें ना प्राइस के कारण नहीं होगा, इसमें अदर फैक्टर के कारण होगा। इसका मतलब जब अदर फैक्टर के कारण होगा तो प्राइस कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो वाला था वो प्राइस के कारण था तो अदर फैक्टर कांस्टेंट थे। अब अदर फैक्टर के कारण होगा तो प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। तो देखो क्या लिखा है, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व रेफर्स टू द चेंज इन सप्लाई, यानी सप्लाई में चेंज होने वाला है ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी प्राइस की बात नहीं करनी भाई, प्राइस की बात नहीं करनी, ठीक है ना। क्योंकि जो प्राइस होगा ना, यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी होगा वो कांस्टेंट मिलने वाला है, प्राइस कांस्टेंट होने वाला है, अदर फैक्टर से ये देखने को मिलने वाला है। इसमें हम पढ़ते हैं बेटा इंक्रीज और डिक्रीज। सर इंक्रीज का मतलब भी तो बढ़ना होता है और एक्सटेंशन मतलब बढ़ना होता है, बेटा होता है, पर याद रखना एक्सटेंशन ड्यू टू प्राइस होता है, एक्सटेंशन जो हमने एक्सपेंशन भी बोला, और इंक्रीज जो होता है ये फैक्टर अदर देन प्राइस से होता है, प्राइस नहीं लेना आपको ओन कमोडिटी का, ठीक है ना। बाकी आप अदर फैक्टर्स की बात यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सी बातें बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। इंक्रीज इन सप्लाई, तो इंक्रीज सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई बढ़ेगी। जैसे एक्सटेंशन में सप्लाई बढ़ रही थी, यहाँ भी सप्लाई बढ़ रही है, बट यहाँ पे प्राइस के कारण नहीं बढ़ेगी बेटा। तो वापस प्राइस कारण बढ़ रहा था ना, यहाँ पे लिखा सेम प्राइस, प्राइस सेम रहेगा। यहाँ पे डिक्रीज सप्लाई में सप्लाई कम होगी, वहां भी कम हो रही थी कॉन्ट्रेक्शन में, बट वहां पे प्राइस कम हो रहा था इसलिए कम हो रही थी, बट यहाँ पे क्या प्राइस सेम रहेगा। अगर कॉज की बात करें तो किसके कारण हुआ, वहां पे जो हुआ था प्राइस के कारण हुआ था, यहाँ पे फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण, किसके कारण, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण। सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है बेटा, लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। बना के देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे अच्छे से ये है क्या चीज बेटा। साथ में अगर आपको आता है तो आप प्लीज जल्दी बनाइए, मुझसे पहले आप बना लीजिए। यूनिट्स यानी क्वांटिटी ले लेते हैं इधर, यहाँ प्राइस यानी पी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम करने क्या वाले हैं बेटा, सबसे पहले तो हम सप्लाई कर्व खींच लेते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे आ जाते हैं, चलो सप्लाई कर्व खींच लेते हैं एक पहले। ठीक है, ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, ठीक है। सप्लाई कर्व खींचने के बाद अब पहले बात कर लेते हैं इसकी इंक्रीज इन सप्लाई की, फिर बात करेंगे दूसरे वाले की। इंक्रीज इन सप्लाई आप पूरा आप लिख लीजिए, ये डिक्रीज इन सप्लाई है, डिक्रीज इन सप्लाई है, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं। 45 डिग्री का एंगल है, वही एक लाइन ले लेता अपनी मर्जी से पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको मैं बोल देता हूं P, इसको बोल देता हूं मैं Q, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे करना क्या बेटा, यहाँ पे प्राइस में चेंज नहीं कर सकता, उस वाले में तो मैंने प्राइस बढ़ा और घटा दिए थे, यहाँ प्राइस नहीं कर सकते चेंज। अब इंक्रीज में सप्लाई बढ़ानी है तो एक काम कर लेते हैं, पहले सप्लाई बढ़ाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ जाना है। तो सप्लाई बढ़ती कैसे, ध्यान से देखिए,
क्वांटिटी आपकी इस तरफ को बढ़ेगी ना भाई, देखो जैसे जैसे आप आगे जाओगे क्वांटिटी बढ़ेगी तो सप्लाई बाहर की तरफ ही बढ़ेगी, याद रखना, ठीक है। तो सप्लाई को बाहर की तरफ बढ़ा लेते हैं। इसको S1 बोल देता हूं, ये सप्लाई बढ़ा दी मैंने, ठीक है ना। अब जैसे मैंने सप्लाई बढ़ाई तो मैं करूंगा क्या, कहां पे कट किया उस पॉइंट को ध्यान से देखिए। इसने कट क्या किया, इसको सीधा आगे बढ़ा दो। देखो एक काम करो, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा देता हूं खुद ही, ये ऐसे, ठीक है। यार लाइन खींच दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। इसको आगे खींच देना, खींच दिया। प्राइस देखो ना, मैंने ऊपर किया ना नीचे किया, सिर्फ सप्लाई बढ़ाई है और उसको आगे दिखा दिया प्राइस को मिला करके, और देन इसको नीचे मिला लीजिए, ये हो जाएगा Q1। अब आप ध्यान से देखोगे कि ये क्वांटिटी बढ़ गई है मगर प्राइस वहीं का वहीं है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज और नोटिस आपने करनी है कि ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है कौन सा हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इस वाले में, डिक्रीज में कैसे करेंगे ये बताइए सर। चलो डिक्रीज करके देख लेते हैं। तो पहले तो वही एक लाइन खींच लेते हैं जैसे होता ही है, प्राइस लाइन खींच लेते हैं। प्राइस और क्वांटिटी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें प्राइस में चेंज नहीं करना, हमें सप्लाई को कम करना है बेटा, सप्लाई को करना है, कम करना है तो पीछे की तरफ जाएगा सप्लाई कर, मान लीजिए कुछ ऐसा, इसको S1 बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे इसने कट किया वहीं से नीचे कर लेते हैं, क्योंकि इस बार पीछे की तरफ गया है तो लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आगे गया था तो मुझे आगे मिलाना पड़ा, ठीक है, यहाँ वही आ जाएगा। इसके बाद इसको Q1 बोल देते हैं, बैक साइड आ गया। ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हो क्या रहा है उस चीज को समझना बेटा, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा, कि पेपर में आता कैसे क्वेश्चन। पेपर में आता है एक तरफ आता है इंक्रीज और एक तरफ आता है एक्सपेंशन। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, दोनों का मतलब बढ़ना। तो कैसे याद रखोगे, एक्सपेंशन में होता है इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ये एक्सपेंशन का था, एक्सटेंशन का था। जबकि जो हमारा इंक्रीज इन सप्लाई होता है, यहाँ पे भी इंक्रीज इन सप्लाई होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना, क्वांटिटी सप्लाई आपका बढ़ रहा है, बढ़ेगा वैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है, मगर ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा। बात समझ आ गया। उस वाले में अपवर्ड मूवमेंट होती है, इस वाले में मूवमेंट थोड़ी ना होती है, इसमें शिफ्ट होता है, तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। उस वाले में अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, इसमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते हैं। उस वाले में प्राइस में इंक्रीज होता है भाई, इस वाले में प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस तरह से दोनों को कंपेयर करने के लिए आएगा। ऐसी डिक्रीज का किसके साथ आएगा, कॉन्ट्रैक्शन के साथ आएगा। तो इस तरह से आपको उस चीज को समझना है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसको भी निपटा देते हैं, फिर हमारे पूरा खत्म ही हो जाएगा बेटा। सप्लाई समझ में आ गई है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देखो इलास्टिसिटी को हिंदी में कहते हैं बेटा लोच, यानी लचीलापन। अब बात को समझिए, देखो कि कोई चीज अगर जैसे मान लीजिए, आपका तो मैं एग्जांपल दे नहीं सकता क्योंकि आप सब में से 90% हो ढीठ, ठीक है। तो अगर मैं इसको इलास्टिसिटी की फॉर्म में बोलूं तो आप हो इन इलास्टिक, और कुछ कुछ तो बहुत ही तगड़े ढीठ हैं जिसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो होता क्या, अगर आप मेरे बोलने पे या पेरेंट्स के बोलने पे या दोस्त, जैसे मान लो दोस्तों के बोलने पे, ठीक है, अगर आपके अंदर फर्क पड़ता है तो आप इलास्टिक वाली कैटेगरी में जाते हो। बट अगर आपके पास फर्क नहीं पड़ता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा,
तो आप इन इलास्टिक की कैटेगरी में जाते हो। जैसे आपने देखा होगा रबड़ देखा होगा, उसको खींचो तो खींच जाता है, छोड़ो तो छूट जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो इलास्टिक वाले में आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहीं पे अगर ये पेन है, उसको मैं खींचने की कोशिश करूँ तो कोई खींचेगा नहीं, आए ना, या इसको प्रेस करके छोटा करने की कोशिश करूँ तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इन इलास्टिक कैटेगरी में आएगा। तो उसको तरीके से समझेंगे अभी, बट अभी समझ लीजिए इलास्टिक मतलब लचीलापन, कि उसमें उसे जिस पर फर्क पड़े वो इलास्टिक है, जिस पर फर्क ना पड़े, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप, तो आप क्या हो बेटा, इन इलास्टिक हो, ठीक है। स्टार्ट करें, चले। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें, जिसको हम एएस भी बोलते हैं, मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, यानी क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इट्स प्राइस, यानी जब प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, उसके रेशियो को ही क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। अगर हम बात करें स्पेशली सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी जो हमें पढ़नी है, तो बात ये भी वही है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर मुझे निकालना है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकलता कैसे है, ये निकलता है परसेंटेज चेंज। भाई डेल्टा को चेंज कहते हैं तो पता होगा ना, नहीं पता तो सुन लो बेटा, डेल्टा को चेंज कहते हैं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आपसे कोई बोले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है, तो ये रेशियो बताता है, किसका रेशियो बताता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ, ठीक है। ये बिल्कुल लहर मारता हुआ गया नीचे को, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इलास्टिक सप्लाई क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, यानी क्वांटिटी सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है, किसके कारण, टू अ चेंज इन इट्स प्राइस, यानी इसके प्राइस में चेंज होने के कारण। अब वही नीचे लिखा मैंने, प्राइस इलास्टिक सप्लाई यानी ईएस का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। चलें आगे। अगला टाइप्स ऑब्लिक डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑब्लिक डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्लास 11। तो इसमें अगर हम बात करें बेटा, तो 5 तरह के होते हैं बेटा, कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के यहाँ पे आपको डिग्रीज देखने को मिलने वाली है, ठीक है। नंबर 1 अगर हम बात करें यहाँ पे, चलो, तो नंबर 1 अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जहां पे हमारा ES जो होता है बेटा वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इन्फिनिटी के बराबर। फिर आता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ये परफेक्टली ढीठ की कैटेगरी है, परफेक्टली इन इलास्टिक मैंने बताया था, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ बच्चे आप, ठीक है ना। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई ये होता है जहां पे आपका ES जो निकलता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। फिर आता है यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी करो ना, सही यूनिटरी लिखो, बढ़िया लगता है, यूनिटरी ARY लगा लो। तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई जहां पे ES जो होगा इक्वल टू होगा 1 के बराबर, ठीक है। फिर आता है मोर देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी जिसको हम हाईली इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं, यहाँ पे हमारा ES जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, 1 से। फिर आता है लेस देन यूनिटरी जिसको हम कहते हैं लेस इलास्टिक, जिसमें हम कहते हैं ES जो है वो लेस देन क्या होता है, 1 होता है, ES लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो डिग्रीज कितने हुए बेटा, 5 तरह के। सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक, जिनको बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है बोलते ही, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, तो इसका मतलब हो गया ES इक्वल टू में क्या करेंगे, इन्फिनिटी कर देंगे। बट अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो ES इक्वल टू में 0 कर देंगे। अगर यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है ARY लगा, मैंने कहा था ना ARY लगा लेना, ठीक है, वैसे यूनिट इलास्टिक भी बोल सकते हो, तो वहां पे ES 1 के बराबर होता है। बट अगर मोर देन यूनिटरी है तो 1 से ज्यादा होगा, लेस देन यूनिटरी है तो 1 से कम होगा, ठीक है। जो मोर देन वाला है उसको हाईली इलास्टिक, या सिर्फ इलास्टिक भी बोल दोगे तो हाईली माना जाता है, याद रखना, इलास्टिक बोलोगे तो हाईली। परफेक्टली में परफेक्टली लगाना पड़ता है, अगर मैं यहाँ पे परफेक्टली नहीं लगाता, मैं इलास्टिक लिखता खाली, तो इलास्टिक वाला लास्ट वाला हो जाता। और दोबारा बोल रहा हूँ, परफेक्टली में परफेक्टली लगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मोर देन लेस देन वाले जो होते हैं ना, अगर सिर्फ इलास्टिक लिखा है तो ये वाला, इन इलास्टिक है तो ये वाला, ठीक है। लेस इलास्टिक बोलेगा तो ये रहा, मोर इलास्टिक बोलेगा तो ये रहा, हाईली इलास्टिक बोलेगा तो ये रहा, लेस क्या बोलेगा, लेस इलास्टिक बोलेगा तो बता ही रखा है ये, तो पहचान तो कर लोगे ना। चलिए
ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं बेटा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। कौन सा वाला बेटा? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होता क्या है? तो सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक बोला जाता है व्हेन अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, यानी जब आप प्राइस में ना के बराबर, भाई वो दिखेगा भी नहीं आपको, ना के बराबर आपने प्राइस में चेंज किया, उसके कारण इनफाइनाइट चेंज हो गया है किसमें? क्वांटिटी सप्लाइड में, यानी आपने प्राइस में ना के बराबर चेंज किया और जो आपका जो क्वांटिटी सप्लाई वो इन्फिनिटी तक पहुंच गया, यानी बहुत ही ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, तो उसको कहते हैं यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है ना? चलिए इसका डायग्राम बना के देखते हैं, तब समझ में ज्यादा जल्दी आएगा। यही बना लेते हैं ना, ज्यादा पीछे क्या जाना। आप भी बना लीजिए बेटा कुछ हद तक। यहाँ पे x ले लेते हैं, या y, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस वाले में बनता कैसे है, ध्यान से देखिए बेटा। ये बनता कर्व ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से बनता है, और यहां पे हमारा ES जो होता है वो इन्फिनिटी होता है बेटा। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। सीधी लाइन नहीं बनी क्या? तिरछी हो रही, थोड़ी सी सीधा कर लेते हैं इसको। अब शायद सीधी हो गई होगी। ES इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हमारा सप्लाई कर्व है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे में अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने मान लीजिए पहले क्वांटिटी सप्लाई आपकी ये थी, ठीक है, ये क्यू कर लेते हैं। उसके बाद या तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, या तो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है, कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, या तो बढ़ गई है या तो घट गई है, या तो इधर चले गई या तो इधर आ गई। बात समझ आ गया? तो ये होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसको आप फटाफट से बना लीजिए। और इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, ये आपको याद रखना है, पेपर में आ जाता है कई बार, कौन सा कर्व ऐसा है जो पैरेलल होता है, ठीक है, किसके? एक्स एक्सिस के, तो आप बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वाला पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। ठीक है ना? बाकी आप स्केल का यूज करना, थोड़ा टेढ़ी लाइन आ रही है उसको सीधा कर लेना। ठीक है बेटा? तो यहां समझ में आ गया कि सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई को परफेक्टली इलास्टिक तब बोला जाता है व्हेन अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो उससे क्या है, इन्फिनिट चेंज हो जाता है किसमें? क्वांटिटी सप्लाई में, यानी किसमें कितना चेंज हो रहा है? इन्फिनिट, मतलब होता है इन्फिनिटी की बात कर रहा है, नॉट डिफाइन, यानी जो ऐसा वाला साइन बनता है। ठीक है ना? तो इन्फिनिट चेंज देखने को मिलता है किसमें? क्वांटिटी सप्लाइड में। उसके बाद अगर हम बात करें डायग्राम की, तो मैंने बता दिया आपको बेटा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, बिल्कुल सीधा बनेगा, और इतना ही आपको समझना है। आगे बात करते हैं नंबर 2, दूसरा आता है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यानी परफेक्टली ढीठ। अब ढीठ वालों की बात करें तो सप्लाई डज नॉट चेंज, यहाँ पे सप्लाई में चेंज नहीं मिलेगा, सप्लाई डज नॉट चेंज इवन व्हेन चेंज इन प्राइस, यानी अगर आप प्राइस में चेंज करते हो उसके बावजूद भी सप्लाई में चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। कितना बोल लो, कितना आपके मतलब आपके लिए कर लो, आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसका मतलब परफेक्टली ढीठ हो, वो ये वाला है। ठीक है, अब इसका कर्व बना के देख लेते हैं बेटा। ये y हो गया 0, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा कर्व, इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये बनेगा आपका सीधा कर्व ऐसे, ठीक है, ये आपका सप्लाई कर्व है। यहाँ पे जो ES होता है वो 0 के बराबर होता है बेटा, किसके बराबर होता है? 0 के होता है, ये आपको दिख रहा होगा।
इसके अलावा आप प्राइस में चेंज करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। इसमें पहले प्राइस मान लो इतना था, तो क्वांटिटी सप्लाई फिर भी उतनी थी, ठीक है ना। ये क्यू हो गया, ये प्राइस हो गया। अब आप प्राइस को बढ़ा के देख लीजिए बेटा, मैं प्राइस को आपको बढ़ा के दिखा रहा हूं। ठीक है, सीधी लाइन बेटा आप खुद देख लेना थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत। तो प्राइस मैंने बढ़ा के देख ली एक बार। तो प्राइस बढ़ाने से हुआ क्या, क्वांटिटी वहीं के वहीं रही ढीठ पन्ने पे, और ये प्राइस बढ़ गया। एक बार प्राइस कम करके भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए चमत्कार। ज्यादा घटा के देख लेता हूँ प्राइस, ठीक है ना। तो प्राइस मैंने बहुत ज्यादा कम करके देखा, P2 पे लेके आया, तब भी हमारी क्वांटिटी वहीं के वहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो है ये पैरेलल है y एक्सिस। तो दो तो समझ में आ गए होंगे, एक पैरेलल है x एक्सिस के, एक पैरेलल है y एक्सिस के। तो परफेक्टली इनइलास्टिक वाला y एक्सिस के पैरेलल है, और परफेक्टली इलास्टिक वाला वो x एक्सिस के पैरेलल था, ये y वो x। चलो दो तो हो गए। अब आते तीसरा, यूनिट या यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा ना, उतना ही परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी सप्लाई में भी आएगा। जितना परसेंटेज चेंज आपका प्राइस में आएगा, उतना ही सेम टू सेम उतना परसेंटेज चेंज आपको किस पे देखने को मिलेगा, आपका सप्लाई में। तो सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो बराबर है प्राइस के। तो कर इसको बनाए, हेलो। ठीक है, ठीक है। तो करना कैसे बेटा, सबसे पहले सप्लाई कर्व खींच लेते हैं। आप जॉइंट वहां से जोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नीचे तो सप्लाई कर्व मैंने मान लीजिए बना लिया, इसको SS लिख देता हूं। अब एक प्राइस लाइन ले लेते हैं बेटा, थोड़ा सीधा आ जाए भाई। चलो यहीं से लेते हैं इसको। कहाँ पे आएगा सीधा ये, आजा मेरे भाई, सीधे आजा, ठीक है। ये मान रहा हूं मैं, ठीक है से। तिरछा है ना अभी भी ये, हाँ यार तिरछा ही जा रहा है ये। ये मेरे हाथ से तिरछा क्यों जा रहा है यार। अब भी तिरछा ही जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं ना, ठीक है। ये हमारा बन गया है, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या बेटा, एक से इसको देख लेते हैं ना। चलो देखो कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये हमने खींचा लाइन। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्राइस बढ़ा के देखते हैं बेटा, फिर देखो क्या होता है। प्राइस बढ़ा के देख लेते हैं। इससे अच्छा ना स्केल का बड़ा सही रहता है, स्केल से बहुत सही लाइनें आती है। आप हाथ से मत बनाना बेटा, स्केल से बनाना प्लीज। डायग्राम में वो मत करना पंगेबाजी। मैं बिना उसके बना सकता हूं, बट मुझे कुछ समझाना है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए इसको ध्यान से, इसमें ऐसा मान लीजिए ये आपका P था, ये P1 हो गया। अब आपने मान लो प्राइस मान लीजिए 10% से आपने बढ़ाया, प्राइस को आपने 10% से बढ़ाया। तो जो क्वांटिटी सप्लाई जो आपकी बढ़ी है, Q से Q1 हुआ है, Q से Q1 हुआ है, वो भी मान लीजिए कितने से हुआ है, 10% से हुआ है, ठीक है ना। थोड़ी दिक्कत इस चीज की भी आ रही थी कि जो स्क्रीन बीच में आपने देखा होगा, थोड़ा सा ना वो मूव हो गए थे, उससे भी दिक्कत आ रही थी। अभी भी दिक्कत है थोड़ी बहुत, पर कोई नहीं। यूनिट जो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई है उसमें है क्या, उसने बोला यहाँ पे
कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इक्वल्स यानी बराबर होगा किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना है क्या, जितना परसेंटेज प्राइस में आएगा, यानी जैसे प्राइस में 10% से बढ़ाया तो सप्लाई भी बढ़ी, बट कितने से बढ़ी, 10% से बढ़ी। अब इसका उल्टा भी चाहो तो बना सकते हो, प्राइस को अगर आप 20% से कम करके देखो तो सप्लाई भी कितने परसेंट से कम हो जाएगी, 20% से कम हो जाएगी, तो बना सकते हो उसको भी, ठीक है। नहीं बनाना तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो कि इतना भी काफी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ा ज्यादा गैप ले लिया, ठीक है, अभी फिर भी ठीक ही आ रही थोड़ी बहुत लाइन। तो ये मान लीजिए P2 है, या आपने मान लीजिए 16% से आपने प्राइस को कम किया, तो ये भी कितने से हो जाएगा, 16% से होगा, ये Q2 हो गया। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। डायग्राम बहुत आसान है, बट थोड़ा सा स्केल का यूज करें, बिना स्केल के बेटा मत करना, दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला हमारे पास है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इसको हम इलास्टिक भी बोलते हैं, हाईली इलास्टिक भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस होगा वो कम होगा, बट जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होगा वो ज्यादा होगा। तो देखिए, तो उसमें लिखा है इसमें परसेंटेज चेंज इन जो सप्लाई है वो आपको ज्यादा देखने को मिलने वाला है, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करो कि गोल गोल हो रहा है वरना ये देखो। सबसे पहला था हमारा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक एक ऐसी मतलब डिग्री थी जहां पे बताया गया था कि प्राइस में वेरी स्मॉल चेंज होने के बाद, यानी प्राइस में ना के बराबर आपने चेंज किया तो जो आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो उसमें इन्फिनिट चेंज हुआ, मतलब वो इन्फिनिटी की ओर गया, या तो बहुत ज्यादा बढ़ गया या तो बहुत ज्यादा कम हो गया। ये देखने को मिलता है परफेक्टली इलास्टिक वाले में, जहां पे ES जो है वो इन्फिनिटी या जिसको हम इन्फिनिट भी कहते हैं उसके बराबर हो जाता है, इस तरह का साइन बनता है, ठीक है। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस माना जाता है। बट जो दूसरा था वो था जो हमारा वर्टिकल फॉर्म में था, जो परफेक्टली इनइलास्टिक जिसको हम बोलते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसमें क्या होता है, प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो, क्वांटिटी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलने वाला, ठीक है ना। देन उसके बाद तीसरा जो था हमारा वो यूनिटरी वाला था, जिसमें जितना परसेंटेज प्राइस में करोगे उतना ही परसेंटेज किसमें आएगा, क्वांटिटी सप्लाई में आएगा। यानी 10% किया तो 10% से बढ़ा, वो 16% से घटाया तो वो 16% से घट गया, सेम रहता है। बट अगर आप बात करें मोर देन वाले की, तो मोर देन इलास्टिक वाले में क्या होता है कि जितना परसेंटेज चेंज आप प्राइस में करोगे उससे ज्यादा चेंज आएगा किसमें, क्वांटिटी सप्लाई में। बनाते हैं, चलो उसमें भी हाथ पैर मारते हैं भाई, सही लाइन खींच जाए बस। ये बार लाइन खींचने के बाद भी हल्का सा मूव हो रहा है ना, एक तो ये बार लाइन खींच गई। चलिए आप बनाइए फटाफट से, आप मुझसे पहले बना लीजिए। यहाँ पे प्राइस लिख रहा हूं, यहाँ पे x हो जाएगा क्वांटिटी, या यूनिट्स आप लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा। देखो पहले वाले का आपने ऐसा बनाया, दूसरा वाले का ऐसे बनाया, तीसरा बिल्कुल बीचों बीच से गया। अब चौथा वाला जो है यहां से बाहर की तरफ जाएगा बेटा, ठीक है। कैसे जाएगा ध्यान से देखिए, इस तरह से आप बना सकते हो उसे। बाकी और भी बेहतर बनाना चाहो तो बना लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे हो गया सप्लाई कर्व। अब एक प्राइस ले लेते हैं, देखो फिर ये मूव हो रहा है ना, टच करने के बाद मूव क्यों हो रहा है ये, अगर मैं इसको यहाँ टच करता हूँ, ठीक है, इधर इधर टच करता हूँ तो यही होना चाहिए। उसके बाद मैं इसको करता हूँ नीचे, अभी टेढ़ी लाइन है ये थोड़ी सी, चलो उसको यहीं पर रखते हैं ना, कोई बात, थोड़ा चलता है। अब मैंने मान लो ये नीचे खींच दिया, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको प्राइस मान लेते हैं, इसको क्वांटिटी मान लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्राइस बढ़ा के देख लेते हैं क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो प्राइस बढ़ा के देख रहा हूं मैं, जो मैं समझाना चाहता हूं वो मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा, भाई टेंशन मत लो, ठीक है। ये मूव तो हो रहा है, डायग्राम बार बार मूव हो रही है चीजें, इसमें चेक करवाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मूव तो हो रहा है, बट इसको देखिए। अब इसमें समझने वाली बात क्या बेटा, जब मैंने प्राइस को बढ़ाया, P से P1 किया, 10% से मैंने इसको बढ़ाया, P से P1 किया 10% से बढ़ाया, तो हो क्या रहा है, क्वांटिटी में चेंज देखो ना आप कितना आ रहा है। ये आ गया, मान लीजिए सपोज करिए 20% आ गया,
तो वही तो लिखा है कि क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा, प्राइस में कम चेंज आएगा। अब उल्टा आप बना के देख लीजिए इस बार, ठीक है, प्राइस कम करके देखो, प्राइस को आप 5% से कम कर लो जरा सा, क्वांटिटी सप्लाई देखो बहुत ज्यादा चेंज, क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा, तो इसका मतलब प्राइस में कम चेंज आने वाला है, क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज आने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं, बना लीजिए फटाफट। दूसरा आप बना लीजिए बेटा इसका। अगला हमारे पास है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसको हम लेस इलास्टिक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, वो कम होने वाला है इस बार। किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इस बार प्राइस में ज्यादा चेंज होगा, क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज होगा। इसको भी बना के देखते हैं बेटा। अब एक चीज नोटिस करें ना, एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे डायग्राम कितने प्यारे प्यारे बने थे। यहाँ पे मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बनी है ना, नहीं बनी है देखो। इसके अलावा इसको देखो आप, यहाँ पे भी देखो डायग्राम कितने प्यारे प्यारे बने हैं, बट वहां पे जब स्क्रीन थोड़ी सी घूमी है उसके बाद से डायग्राम थोड़े से दिक्कत में आ गए हैं। चलो पहले इसको कर लेते हैं कवर। चलिए वापस खींचते हैं इस लाइन को। ठीक है, इसके बाद यहां से एक लाइन ये, इसको नाम लिख लेते हैं यहाँ पे y, इसको कर लेते हैं x इज 0, ये हमारा प्राइस, क्वांटिटी यानी q। अब बनाते हैं इसका डायग्राम। कैसे बनेगा देखो, इसका बनेगा यहां से बेटा इस तरह से, ये ऐसे बनता है। ठीक है, नाम डाल लेते हैं, ये सप्लाई कर्व हो गया, एक प्राइस ले लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। अब इसको करेंगे हम P, इसको लिखेंगे हम Q। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्या करने वाले हैं, हम प्राइस को बढ़ाने वाले हैं, जैसे हम हर किसी में कर ही रहे हैं क्वेश्चन में। तो प्राइस बढ़ा के देख लेते हैं बेटा। ठीक है ना, पता नहीं कहाँ पे बढ़ रहा है, बट यहीं पे जहां भी है आसपास भटक रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ाया मैंने, तो क्वांटिटी को देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस P से P1 किया, मान लीजिए मैंने प्राइस को 10% से बढ़ाया, तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ तो रही है, मगर मान लीजिए सिर्फ 4% से बढ़ रही है, या फिर जो भी है 5% से बढ़ रही है। इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, इस बार कम आ रहा है। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखिए बेटा, एक एक चीज को ध्यान से सुनना फटाफट से, क्योंकि ये काम की चीजें हैं सारी। पहले वाले में पहले टू एक्स एक्सिस हो गया, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा घट जाएगा, प्राइस में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इन्फिनिट चेंज रहता है क्वांटिटी सप्लाई में। ठीक है, नंबर 2। दूसरा वाला बिल्कुल सीधा वर्टिकल फॉर्म में गया, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था। वाला क्या था, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, परफेक्टली ढीट। ठीक है ना। तीसरा आपका था जिसमें जितना परसेंटेज प्राइस में करोगे उतना ही चेंज किस में आएगा, क्वांटिटी में। देख लो, ठीक है, सेम रहेगा क्वांटिटी सप्लाई में, इसलिए इसको ES इक्वल टू 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ES इक्वल टू 1। उसके बाद आगे बात करें ये वाला, तो जितना परसेंटेज जब प्राइस में करोगे उससे ज्यादा क्वांटिटी में आएगा, इसलिए इसको कहते हैं ES ग्रेटर देन 1, ES ग्रेटर देन 1। और लास्ट हमारा ये है जो इस तरह से बनता है, जितना परसेंटेज जब प्राइस में करोगे उससे कम आएगा किसमें, क्वांटिटी सप्लाई में। तो प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई में कम आ रहा है, इसलिए ES लेस देन 1। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ये लेस देन 1 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए डायग्राम निपटे। स्टार्टिंग में इतना बढ़िया बने थे, अभी भी ये बढ़िया बना है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से 2 चीजें रह गई बस, अब बाकी चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, 2 चीजें क्या रह गई, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए, अरे एक जो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी वाला जो है वो उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, परसेंटेज मेथड, या इसको पूरा नाम बोलूं तो जो लिखा हुआ है वही बता देता हूँ, परसेंटेज।
चेंज मेथड। ठीक है, या प्रोपोर्शनेट मेथड बेटा, ठीक है ना, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, परसेंटेज चेंज मेथड या तो प्रोपोर्शनल मेथड बोल लो, ठीक है, लिखना है तो मैं लिख देता हूं उसका नाम भी, बाकी ये है बेटा। स्टार्ट करते हैं, लिखवा लो चाहो तो। ठीक है, माइंड जो हमारा जो डिमांड वाला चैप्टर था उसमें तो मैंने आपको सिखाई रखा ही है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल मेथड बोल लो, या तो आपका कितने क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है ना, प्रोपोर्शनल मेथड कह लो या परसेंटेज मेथड कह लो, ठीक है ना। चलो कैसे करना है सॉल्व, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले ईएस का फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिक सप्लाई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही मैंने आपको बताया था। इसके बाद अब एक एक चीज को आपको ध्यान से समझना बेटा। नंबर 2, जो परसेंटेज चेंज निकलता है इन क्वांटिटी सप्लाई, वो निकलता कैसे, उस चीज को सब समझाइए। तो करना क्या है, जैसे डिमांड वाले चैप्टर का फंडा था पूरा सेम वही है, चेंज कुछ नहीं है, ठीक है ना। खाली वहां माइनस का साइन लगता है, या माइनस का साइन नहीं लगता, क्यों, वहां पे इनवर्स रिलेशन होता था, यहाँ आपका पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसलिए प्लस का रहेगा, साइन माइनस आएगा ही नहीं यहाँ पे। अब समझने वाली बात यह है कि वही जैसा हमने बोला था कि एक तरफ आपको प्राइस लेना है और एक तरफ आपको क्वांटिटी लेनी है। प्राइस में पुराना प्राइस, नया प्राइस, क्वांटिटी में पुरानी क्वांटिटी और नई क्वांटिटी, ठीक है ना। दोस्तों ये आपको बनाना है, जैसे मैंने वहां पे सिखाया था कि प्राइस में पी, P1, Q1 आप लीजिए, नया प्राइस, पुराना प्राइस, ऐसे सेम उसमें भी क्वांटिटी में भी आप ले सकते हो। ये Q1 और P1 जो है वो न्यू को बता रहे हैं, जो आपके नया वाला है, करंट वाला, और ये P और Q जो है ये पुराने वाले प्राइस को बता रहे हैं। बात में आ गया। अब हम करेंगे क्या बेटा, इसमें सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकलता कैसे, ये निकलता बेटा क्वांटिटी सप्लाई के लिए Q1 में से Q हटा के अपॉन में Q इंटू में 100 होता है, ठीक है ना। और Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा Q अपॉन में Q इंटू में 100, ये होता है बेटा फॉर्मूला, समझ में आ गया। बट अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज इन प्राइस की, तो ये निकलता है P1 माइनस P, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपॉन में P इंटू में 100। बात समझ आ गई, 1 सेकंड बचा है, सर आ गए थे, सुनिए। तो यहां तक तो समझ में आ गया ना आपको, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ना यहां पे रख के देखते हैं इस वाली जगह पे कि कैसे हम इसको यहां पे रख सकते हैं। तो ईएस में मैं फॉर्मूले को रख रहा हूं, एक एक चीज को। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकाला, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100, यही मैंने बताया। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज प्राइस का डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100, 100 से 100 मैं कैंसिल कर देता हूं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। इतना करने के बाद जो मेरे पास बचता है वो डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, ठीक है, क्या बचता है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, और नीचे बचता है डेल्टा पी अपॉन में पी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पी को लेके जाएंगे ऊपर और इसको लेके जाएंगे इसके साथ में, बिल्कुल बेसिक सा मैथ का कॉन्सेप्ट है, चलिए करते हैं। तो डेल्टा क्यू के साथ जा रहा है पी मल्टीप्लाई में, और क्यू और जो ये वाला है क्यू और डेल्टा पी है ये जाएगा साथ में, यही होता है ना। चलिए अब बेटा पी क्यू को मैं एक साथ लिख देता हूं, पी अपॉन में क्यू, और जो डेल्टा वाले पीछे कर देता हूं, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, तो ये इसका फॉर्मूला ये भी होता है। बस बिल्कुल सेम टू सेम वही है, पूरा का पूरा ये डिमांड वाले चैप्टर की तरह है, बस वहां पे माइनस का साइन था, यहाँ माइनस का नहीं है। कैसे याद रखोगे, एबीसीडी में पहले पी आता है, क्या आता है पी, तो पी अपॉन में क्यू इंटू, फिर इसको उल्टा कर दो, क्यू अपॉन में पी, डेल्टा लगा देना, समझ में, ऐसे याद रखना बेटा इसको, कोई दिक्कत हो नहीं। चलिए ठीक है,
कोई भी आ रहा है, लाइट ही चला के जा रहा है, बताओ हद है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो फॉर्मूला मैंने पूरा फॉर्मेट आपको समझा दिया, ये मैंने आपको वहां पे भी समझाया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या करा बेटा, परसेंटेज या प्रोपोर्शनल मेथड में मैंने आपको क्या बोला, एएस यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी हम पहले साइड में लिख देंगे। ठीक है, पी मतलब पुराना, P1 मतलब न्यू, ऐसे Q पुराना, Q1 मतलब न्यू। ठीक है, कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, इसको निकालने के लिए Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100 कर देंगे, और Q1 माइनस Q को क्या कहते हैं, डेल्टा Q कहते हैं बेटा। ठीक है ना, ऐसी प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100, सेम वही डेल्टा P अपॉन में P इंटू में 100 कर देंगे, ये निकल जाएगा। देन इस फॉर्मूले में रखना, खत्म। अब एक चीज जो मैं आपको वहां पे समझाया था, मैं दोबारा यहाँ पे बताऊंगा कि बेटा अगर परसेंटेज में क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है तो आप ना सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ज्यादा ना एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो कि परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इस वाले फॉर्मूले को फॉर्मूला याद रखिए कि एबीसीडी में पहले पी आता तो पी अपॉन में क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए अगर आपको आता है तो आप ट्राई करें, मैंने तो करवाना है वैसे भी। मैं तो आपको करवाऊंगा ही बेटा, एक सेकंड बस। चलो कैसे करेंगे देखते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। देखो आंसर मेरे पास नहीं होते हैं, मैंने आपको भी, मैंने 12th क्लास के बच्चों को भी बताया हुआ है कि मैं आंसर जानबूझ के रखता नहीं अपने पास। क्यों नहीं रखता, ताकि मेरे आपसे मैच हो जाए। लाइव क्लासेस में तो मैच करवाने पड़ते हैं, तो मजा आता है इस चीज में। बाकी जो तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके मैं फाइनल आंसर रख देता हूँ अपने पास, फाइनल जो मेन लास्ट में आने वाला होता है। क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है पता नहीं चलता ना कि आप अब इंटरेक्शन तो हो नहीं रही है तुरंत, बट लाइव में क्या होता है मैं आंसर रखता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। बड़ा मजा आता है, बच्चे साथ में जब बताते हैं ना आंसर की, सर हाँ हमारा भी यही आ रहा है यही आ रहा है, तो बहुत मजा आता है। क्वेश्चन करने का अलग ही एक एनर्जी लेवल होता है उस टाइम पे। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे भी हम पूरा आंसर तो नहीं रख पाता मैं, बाकी जैसे और सब रखते होंगे, बट वो भी रखते नहीं रखते मुझे पता नहीं उनका भी एग्जैक्टली। बट मुझे इतना पता है कि मुझे फाइनल आंसर जो चाहिए ना वो मैं रख सकता हूँ, कि मेरे को आंसर चाहिए 10 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जो भी आ रहा होगा वो देखेंगे। करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अगर जो प्राइस है किसी कमोडिटी का इंक्रीजेस बाय 50%, अब ये जो हुआ है ना, ये प्राइस की बात कर रहा है, तो हमें जो दिया हुआ है मैं लिख देता हूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है। इंक्रीज है तो प्लस का 50% रहेगा, और अगर ये डिक्रीज हुआ होता तो या फॉल हुआ होता तो माइनस का 50% लिखता मैं। ठीक है, एंड इट्स सप्लाई इंक्रीजेस बाय, इसकी सप्लाई बढ़ी है ना, क्वांटिटी सप्लाई ये भी बढ़ी है, तो प्राइस बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, सही बात है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, आपको निकालना है परसेंटेज मेथड से बताना है, और उसके बाद ये बताना है आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये भी समझाना है। कर लेते हैं। अब परसेंटेज फॉर्म में तो मैंने क्या कहा था, पहला फॉर्मूला लगाना चुपचाप से कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एस बराबर जो होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकलेगा, ये हमें दे रखा है 25%, और ये दे रखा हमें 50%, ये 1/2 आ गया, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, क्या लिख सकते हैं बेटा 0.5। तो एस की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे निकाली बेटा मैंने। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वल टू 1 नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है, है ना। अब ये है तो है क्या, तो बेटा ये हमारा है लेस देन 1, एक से कम है ना, तो लिखेंगे एस लेस देन 1, तो हम बोलेंगे ये लेस इलास्टिक है बेटा, लेस देन 1 है तो लेस इलास्टिक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बेटा तो ये परसेंटेज बेस्ड था सारा क्वेश्चन, है ना। अब दूसरे पे अगर हम बात करते हैं वाले पे, तो ये किस टाइप का है देखते हैं क्या लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटी।
यानी प्राइस इलास्टिसिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है इस क्वेश्चन में, जो कि हमें बता रखी है, यूनिटी बोल रखी है, तो इसका मतलब ES जो दे रखा है वो 1 दे रखा है। समझ में आ गया? मुझसे पहले करने को बेटा, मतलब मैं तो आपसे पहले रिकॉर्डेड में कर ही लूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर पहले कर रहा हूँ, ये वीडियो अब चल रही होगी जैसे, तो आप मुझसे पहले निकाल के देखो आंसर आपका मेरे जैसा आता है या नहीं आता। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो आपको यूनिटी दे रखा है। एक फर्म है सप्लाई कर रही है 25 यूनिट्स, तो मैंने आपको कहा था प्राइस और क्वांटिटी बना लेना। अब एक फर्म है जो कि क्या कर रही है, 25 यूनिट्स जो है किसी प्रोडक्ट के सप्लाई कर रही है, और वो कर रही है कितने पे, 5 प्राइस पे, यानी जब प्राइस 5 पर यूनिट था। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर प्राइस जो है वो 6 हो गया, अब यहाँ पे वर्ड देखिएगा लिखा हुआ है प्राइस राइजेस टू 6 लिखा है, इसका मतलब है प्राइस 6 तक हो गया। अगर राइजेस बाय 6 लिखा होता, बाय लिखा होता ना, तो मैं 6 और 5 11 कर देता, तो बाय में ऐड कर लेना या लेस कर देना अगर घट रहा होगा तो ये राइजेस 2 लिखा है, तो 6 तक हो गया, तो 6 ही हुआ है बेटा, इतना, ठीक है ना। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है ये वो करेगा, तो ये हमारा क्या होता है, ये Q1 होता है, Q1 ही रहने देते हैं। बाकी अगर आपको x मानना है तो लीजिए मैं आपके लिए x भी मान लेता हूँ। x मानो, y मानो, गधा मानो, घोड़ा मानो, उससे मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। बस जो आपको सही लगे वो करिए। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ अपना। ABCD में P पहला आता है, अपॉन में Q, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले ना P बताओ कितना है। P मेरा है 5, Q मेरा उसके सामने है 25, P1 नया वाला है 6 और Q1 मेरा है यहाँ पे x, ठीक है, मैंने मान लिया सही। अब डेल्टा P निकाल लेते हैं, जो कि निकलेगा P1 माइनस P, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ऐसे निकालेंगे डेल्टा Q, Q1 माइनस Q, Q1 मेरा x है, Q मेरा 25 है, तो x माइनस 25, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा 1 है, P की वैल्यू 5 चल रही है, Q की वैल्यू चल रही है, कितना लिखा है Q की वैल्यू 25, डेल्टा Q कितना निकाला, x माइनस 25, ये कितना निकाला 1, तो 5 5 25। अब बहुत सारे जो महान इंसान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस 5 से 25 को भी काट देते हैं, ऐसे नहीं करता बेटा कभी भी, ठीक है ना। अगर ये x नहीं होता तो मैं काट देता, तब तो समझ में आता, बट जब x वैक्स y y कुछ ना कुछ हो तब नहीं करता, ठीक है ना। यहाँ x माइनस 25 बचा। अब क्या करेंगे हम, फायदो पहले तो सही से लिख देते हैं, x माइनस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 5 को इधर भेज दो, यहाँ गया x माइनस 25 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस का हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ, तो x की वैल्यू आ रही है मेरी 30, मेरी तो 30 आ रही है, बाकी आपकी क्या आ रही है वो आप चेक करिए बेटा, फाइनल आंसर से मैं मैच कर लेता हूँ, 30 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझसे पहले अगर आपने निकाला है तो भाई वेरी वेरी गुड, मेरी तरफ से आप सबके हो, आप सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें बेटा। अगला है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो राइजेस फ्रॉम 10 to 12, तो प्राइस बना लेते हैं दोबारा से। मेरे से पहले करने की कोशिश करिए यार, बस मजा तभी आएगा, फिर देखो कि मैच हो रहा नहीं हो रहा क्वांटिटी। तो प्राइस 10 से 12 हो गया, और सप्लाई फॉर कमोडिटी जो है ना वो 35 से कितना हो गया, 42 हो गया। कह रहा है इलास्टिक सप्लाई निकालिए, तो और भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो P हमें मिल गया 10, P1 मिल गया कितना 12, Q मिल गया 35, Q1 मिल गया 42, डेल्टा P निकालेंगे हम, तो P1 माइनस P यानी 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। ऐसे डेल्टा Q निकालेंगे तो Q1 माइनस Q, 42 माइनस 35 कितना आएगा बेटा, 7 आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ES होता है P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। तो P कितना हमारा 10 था, ये 35 इंटू डेल्टा Q कितना निकला 7, ये निकला आपका 2, तो 7 5 जा, ठीक है 35, 5 2 जा 10, और 2 से 2 भी कैंसिल, सब कट के 1 हो गया।
तो मेरा 1 आ रहा है, बाकी आपका क्या आ रहा है आप कमेंट में बोल सकते हो कि आपने निकाला था या नहीं निकाला था पहले आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई, ठीक है, कितनी दे रखी है, इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 5 दे रखी है इस बार, ठीक है। अब प्रोड्यूसर, चलो लिख लेते हैं पहले तो, ES हमें दे दिया 5, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, प्राइस इलास्टिसिटी दे रखा है। अब प्रोड्यूसर सप्लाई 500 यूनिट्स, ठीक है, 500 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 5, जब प्राइस 5 था। जब प्राइस आपका 6 हो गया तो वो कितनी क्वांटिटी, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पहले कर सकते हो बेटा ऐसे। चलो देखते हैं कितना आंसर आएगा। P1 हो गया 5, सॉरी P हो गया 5, P1 हो गया 6, Q हो गया 500, Q1 हो गया हमारा X, तो P, P1, Q, Q1, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है डेल्टा P, जो निकलता है P1 माइनस P, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, फिर डेल्टा Q, Q1 माइनस Q, X माइनस 500, ये हमारा निकल गया। अब हम करते हैं फॉर्मूले में इसको पुट। P अगर हम बात करें तो P मेरा 5 है, Q मेरा 500 है, डेल्टा Q कितना है भाई, डेल्टा Q हमारा है X माइनस 500, ये हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 5 है, काट लीजिए 100 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 5 इक्वल टू यहाँ आ गया X माइनस 500 अपॉन में 100, इसको उधर भेज दीजिए, 500 हो गया x माइनस 500, ये वहां प्लस हो जाएगा, तो x में x की जो आ रही है वो 500 प्लस 500 आ रही है, तो x इक्वल टू हो गया 1000, मेरा आंसर 1000 आ रहा है, बाकी शायद इसका आंसर है कि नहीं है, हाँ इसका आंसर 1000 ही आ रहा है मेरा तो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं रफा दफा करने वाला टीचर हूं नहीं, सीधी सीधी सीधा सीधा फंडा अपना, भाई आपको मैं थ्योरी भी कराऊंगा, आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आपको ग्राफ भी बनाऊंगा, सब पढ़ा के जाऊंगा। हाँ मानता हूँ टाइम कम है हमारे पास, टाइम कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंटेंट छोड़ दूंगा। देखो मैंने एक्सेप्शन वाले भी चीज भी लिखी थी ताकि आपके माइंड में थोड़ी चीजें रहें, ऐसा नहीं क्वेश्चन भी आपको करा ही रहा हूँ, चाहे एक ही टाइप के हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट कराऊंगा जरूर, ठीक है ना। चलिए ताकि थोड़ा बहुत आपके ना माइंड में बैठ जाए चीजें बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, और हमारा जो हमारा क्या, सबसे पहले तो मेरा जो रहता ना वो, मैं तो यही बोलता हूँ हमेशा, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि पढ़ना बाकी ना रह जाए। और दृष्टि स्कूल आपको ना, मैंने बताया था स्कूल से करियर तक आपका साथ देने वाला है, और हमारा स्लोगन ही ये है भाई, स्कूल से करियर तक साथ देंगे हम आपका, तो बस आप साथ रहिए, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़िए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपसे, आपको वहां पे बिल्कुल जितने भी अपडेट होते हैं ना तुरंत मिलने वाले हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर आपका फ्रेंड आर्ट्स वाले, आर्ट्स साइड से, आर्ट्स स्ट्रीम से है या फिर साइंस से है, तो उनसे बोलिए आप भी जुड़ जाइए, उनके लिए भी है दृष्टि आर्ट्स स्कूल, दृष्टि साइंस, 9th-10th वालों के लिए भी बताओ, सबके लिए बिल्कुल सोचा जा रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, ड्यू टू अ 10% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अब हमें परसेंटेज में दिया तो थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, चलो कलर चेंज करते हैं, इस बार कलर एक जैसा बहुत हो गया है ना। तो हमें दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। इट्स क्वांटिटी सप्लाई राइजेस फ्रॉम 400 से 50, अब हमें प्राइस में तो भाई सीधा सीधा परसेंटेज दे दिया था, तो प्राइस का डेटा तो हमें पता नहीं कुछ खास, ठीक है। और ये प्राइस भी ना राइज लिखा हुआ है तो प्लस का 10% है, ठीक है भाई, कुछ गाया मत होना बस, कि वीडियो खत्म होने वाली है, पता चला स्क्रीन इधर उधर हो गई, ठीक है। अब
इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाई कह रहा है, ये कह रहा है 400 से यानी 400 से 450 हो गया, 400 से 450 हो गया, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई आपको निकालना है, और ये भी बताना है इज इट सप्लाई इलास्टिक, क्या इसकी सप्लाई इलास्टिक है या नहीं है, ठीक है। तो इलास्टिक मैंने आपको बताया था, इलास्टिक मतलब मोर की बात करता है, मोर के यूनिटरी में एक होता है, परफेक्टली लगाएगा तो या तो इन्फिनिटी वाला होगा, इन्फिनिट है ना, इन्फिनिटी वाला होगा, या फिर दूसरा क्या होगा, वो जीरो वाला होगा। तो परफेक्टली में तो दो ही है, इन्फिनिटी और जीरो, ठीक है। यूनिटरी में वन, इलास्टिक नॉन इलास्टिक, जो इलास्टिक और जो लेस इलास्टिक है वो आपको बताइए मोर देन और लेस देन वाला होता है, उसको हाईली बोल लो या मोर देन यूनिटरी बोल लो, वो आपके ऊपर है। इलास्टिक बोलोगे तो भी मोर वाला है, इन इलास्टिक बोलोगे तो लेस वाला है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो जब भी ऐसा हो तो परसेंटेज में सॉल्व करना ज्यादा आसान रहता है, तो पहले हम निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, Q और Q1। तो Q मेरा 400 हो गया, Q1 450 हो गया, ठीक है ना। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, तो Q1 माइनस Q, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, अपॉन में ओल्ड इंटू में 100, ये करते हैं, फॉर्मूला तो यही होता है, Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू, कि हमेशा ओल्ड नीचे लेते हैं कि उसको बेस मानना होता है, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड इंटू में 100, बताइए कितना कितना बेटा, 450, ठीक है, क्या गया 50 अपॉन में 4, 12.5, ठीक है। एएस का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बताओ कितना है, क्वांटिटी सप्लाई में है 12.5%, और इसमें कितना हमारा, इसमें हमारा है 10%। राइस से होते प्लस में रहेंगे, घटेंगे तो माइनस का हो जाएगा, याद रखना बस। भाई कितना आएगा, भाई देखो यहाँ पे आ गया हमारा 12.5 अपॉन में 10 बचा, अब एक जीरो तो एक के बाद और डेसिमल खिसक जाएगा था, तो 1.25 आएगा, ठीक है। तो 1.25 इसका आंसर है, ये तो समझ में आ गया। अब ये इलास्टिक है या नहीं है, तो देखो एक से जब ज्यादा होता है उसे मोर देन यूनिटरी बोलते हैं ना, तो ये मोर देन, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक है, इसका मतलब ये इलास्टिक है बेटा, है, ये इलास्टिक है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था इलास्टिक को मोर देन ही कहते हैं। जब तक परफेक्टली ना लग जाए तब तक परफेक्टली मेरी तरफ जाना ही मत, ठीक है। यूनिटरी तो एक ही होता तो उससे कोई मतलब है नहीं। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, रफा दफा नहीं किया भाई साहब, सब चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास है कि ईएस आपको 4 दिया है, सप्लाई में डिक्रीज दिया है 20% का, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, कर लेते हैं इसे भी फटाफट से। तो ईएस आपको दे दिया 4 और सप्लाई डिक्रीजेस बाय ये, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डिक्रीज लिखा है तो माइनस का 20% आएगा, मैंने बताया था डिक्रीज ऑफ फॉल में माइनस लगता है। तो आपको निकालना परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ईएस का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ईएस कितना है मेरा, परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई 20% माइनस में, इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस माइनस 20% अपॉन में 4, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, तो वो गिरा होगा तो प्राइस भी गिरा ही होगा। तो देखो प्राइस 5% से गिरा हुआ दिख रहा है, कितना 5% से गिरा हुआ दिख रहा है, बट इसका आंसर नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं, इतने में आप उतार लीजिए बेटा, चले, ठीक है। इसका आंसर भी यही है, मैंने आप चेक कर लिया कि मेरे पास था नहीं इसका आंसर, ठीक है। सही रहता है, एक बार ना चेक हो जाता, बढ़िया रहता है। वैसे आपने देखा था जब हमने स्टैट की जो वीडियोस निपटाई थी भाई साहब, उसमें तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे,
और उसका भी मैं आंसर लेके नहीं आया था, उससे फाइनल आंसर थे, बहुत मेहनत लगी थी इसमें, है ना। बट स्टार्ट हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करी है पूरी की पूरी, चाहे कुछ भी हो वो। चलो आओ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई करते हैं, देन खत्म करते हैं, वीडियो क्लोज करते हैं। अब बाय बाय टाटा करते हैं। बेटा देखिए सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 नेचर ऑफ कमोडिटी, ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी में देखो कमोडिटी का नेचर है क्या, क्या वो पेरिसेबल नेचर की है या वो ड्यूरेबल नेचर की है। पेरिसेबल नेचर वो नेचर होता है जो कि जल्दी खराब होने वाले गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स हैं एग्रीकल्चरल टाइप के, या फिर आपके ड्यूरेबल गुड्स है जो लंबे टाइम के लिए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं ये हमेशा इनकी जो सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक होती है। क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, आप इसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, तो ये लेस इलास्टिक में जाता है। जबकि जो ड्यूरेबल गुड्स होता है जैसे मशीन होता है इनकी मोर इलास्टिक होती है। तो ये पता होना चाहिए, आप बाकी इसको अपनी सेंटेंस में बना के भी लिख सकते हो आराम से कि पेरिसेबल गुड्स इसकी जो इलास्टिसिटी होती है बेटा वो क्या होती है? लेस इलास्टिक होती है, याद रखना, ठीक है ना। इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। अब एक चीज बताओ ना, प्राइस मान लो कि जब बढ़ गया, मान लो प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि यार ये क्वांटिटी जल्दी खराब हो जाती है, आप प्रोडक्शन करोगे क्यों? ज्यादा प्रोडक्शन करोगे खराब हो जाएगा बेकार में, तो इसलिए ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, हाँ मुझे पता प्रॉफिट कमाने के थोड़ा बहुत आप प्रोड्यूस करोगे, बट इतना ज्यादा नहीं करोगे खराब हो जाए वो, तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो जहां ज्यादा फर्क ना पड़े समझ जाओ वो लेस इलास्टिक है, जिसको हम इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। लेस इलास्टिक को इन इलास्टिक बोल सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। जीरो बोलेगा परफेक्टली इन इलास्टिक, इन्फिनिटी बोलेगा, है ना, तो वो हमारा क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। ये बात समझा गया। यूनिटरी बोलेगा तो 1 होता हमारा, इन तीनों को अलग फेंक दो। मेन गेम होता है दो जनों का, मोर देन और लेस देन वाले का। मोर देन ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 से कम ही होगा। मोर देन वाले को इलास्टिक बोल सकते हो और लेस देन वाले को इन इलास्टिक बोल सकते हो, इतना समझ लो। तो ये आपका इन इलास्टिक हो गया, ड्यूरेबल वाला, जिसमें आप अरे इसका क्या नाम है, बहुत लंबे टाइम तक और इससे बहुत प्राइस बढ़ रहे हैं, इसको हम करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, बहुत मतलब क्या है इसमें चेंज आ सकता है, मोर इलास्टिक है। पॉइंट नंबर 2 टाइम पीरियड। अगर आपके पास टाइम पीरियड कम है, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, तो याद रखना इन इलास्टिक रहेगा। क्या रहेगा? इन इलास्टिक, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर दोबारा वही होता है कि यार जब शॉर्ट रन के लिए प्राइस बढ़े हैं 2-4 दिन के लिए, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी आप प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ठीक है, लिमिट में रहोगे। बट अगर मान लीजिए लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो भाई फिर आप कम ज्यादा कर सकते हो। भाई लंबे टाइम तक प्राइस गिरने वाले हैं, अरे नहीं कर रहा मैं सप्लाई, बात खत्म। लंबे टाइम तक प्राइस बढ़ने वाले हैं और इसी को उगाएंगे भाई, इस पर प्रॉफिट कमाएंगे, तो वही है मोर इलास्टिक। देन ऐसी अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन करने के लिए जो हमें चाहिए होते हैं। अब फैक्टर प्रोडक्शन होते क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सेम इजीली अवेलेबल है। बताओ सब कुछ आसानी से अवेलेबल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है तो मोर इलास्टिक। बट इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत दिक्कत में है, तो फिर आप ज्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, तो लेस इलास्टिक इसको हम इन इलास्टिक भी कहते हैं। बात समझ आ गया? देन ऐसे आगे सारे पॉइंट कवर करना। ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है इलास्टिसिटी में, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं है, थ्योरी है कहाँ? इलास्टिसिटी और सप्लाई में थ्योरी बची कहाँ है? फिर यही क्वेश्चन थ्योरी का बनता है, इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स, अगर मैनी फर्म्स है, बहुत सारी फर्म है, तो भाई सप्लाई भी बहुत ज्यादा होगी। भाई चेंज हो सकता ना सप्लाई में, बिल्कुल होगा, तो इसका मतलब इलास्टिक रहेगा। बट अगर फ्यू फर्म्स है तो ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगी क्वांटिटी सप्लाई में, तो लेस इलास्टिक रहेगा। तो ज्यादा चेंज आ रहा है तो इलास्टिक, कम चेंज आ रहा है तो इन इलास्टिक। दोबारा बोल रहा हूँ, ज्यादा चेंज तो इलास्टिक। अब चेंज का मतलब बच्चे के दिमाग में सिर्फ बढ़ना 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 होता है, ऐसा नहीं होता भाई। चेंज का मतलब घटना भी होता है, तो बढ़े चाहे घटे, चेंज आ रहा है इलास्टिक बोल दो। बट अगर मतलब ज्यादा नहीं बढ़ तो रहा है, बट थोड़ा बढ़ रहा है, घट रहा है तो थोड़ा ही घट रहा है, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा तो इनइलास्टिक। और बिल्कुल ही ना आए तो फिर परफेक्टली होता है। परफेक्टली के केस तो होते ही नहीं है, ज्यादा होते नहीं है, है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है आपको, सिर्फ इलास्टिक इलास्टिक बोलना है, बात खत्म, ठीक है ना। आगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, तो अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो सिंपल टेक्नोलॉजी है या फिर आपकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, सीधा सीधा, तो अगर सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस है आपकी, तो भाई इलास्टिसिटी नहीं, ज्यादा नहीं, आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो, बड़े बार से ज्यादा कम कर लोगे। बट अगर कॉम्प्लेक्स है, बहुत दिक्कत होती है, प्रोड्यूस करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर लेस इलास्टिक, क्योंकि आप ज्यादा चेंज नहीं कर पा रहे हो। देन आगे गवर्नमेंट पॉलिसी पे चलते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर हायर टैक्स, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है, ठीक है, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है,
भाई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रही है, जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो ऐसे केस में लेस इलास्टिक, क्योंकि ना बहुत दिक्कत होती है, या यहाँ पे रोका टोकी, मतलब टोका टोकी बोलते हैं ना, यहाँ पे रोक रहे हैं, वहाँ पे टोका टोकी कर रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में सप्लाई को आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे, तो लेस इलास्टिक, जिसको हम इन इलास्टिक बोल रहे हैं, ठीक। बट वहीं पे अगर मान लीजिए गवर्नमेंट जो है आपको सब्सिडी दे रही है, आर्थिक सहायता कहते हैं ना, तो सब्सिडीज दे रही है, सपोर्टिव है गवर्नमेंट आपके, भाई साहब बहुत सपोर्ट कर रही है आपको, टैक्स कम लगा रही है, सब्सिडी दे रही है, तो ऐसे केस में आपको आप फायदे की तरफ जा रहे हो, तो आप फिर सप्लाई बढ़ाओगे तो मोर इलास्टिक है। बात समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सीधा सीधा फंडा। कितने पॉइंट अभी तक हमने कितने पढ़े, 6 पॉइंट पढ़े हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी, पेरिसेबल अगर हुआ, पेरिसेबल हुआ तो इनइलास्टिक, सीधा सीधा फंडा। ड्यूरेबल हुआ तो इलास्टिक, टाइम पीरियड ज्यादा है तो इलास्टिक कर लेना, कम टाइम पीरियड है तो इनइलास्टिक कर लेना, देखो कम में इनइलास्टिक लिखा है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इजीली अवेलेबल है तो इलास्टिक, नहीं है इजीली अवेलेबल नहीं है तो इनइलास्टिक। देन इसके बाद हमने बात करी नंबर ऑफ फर्म्स, अगर ज्यादा है तो भाई सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा, मोर इलास्टिक, कम है तो लेस इलास्टिक, इसको हम इनइलास्टिक बोल रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम टेक्नोलॉजी की बात करी, तो टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूव्ड है, न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, और सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेस है आपका, तो इलास्टिक। बट आपका कॉम्प्लेक्स है, आप आउटडेटेड मशीन यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो आउटडेटेड वाला, तो लेस वाला है। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, पॉलिसी हायर टैक्स लगा रही है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है, ऐसे केस में आप क्या बोलोगे कि लेस इलास्टिक की तरफ जाओगे। बट अगर गवर्नमेंट अगर आपको सब्सिडी ज्यादा दे रही है, सपोर्टिव है गवर्नमेंट आपके लिए, तो आप मोर इलास्टिक, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक की तरफ जाओगे, ठीक है। ओए लो, खत्म ही हो गया भाई अब तो, ठीक है। ये देखो, ये रहा, मैं क्यूआर कोड की बात कर रहा था ना, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। दृष्टि स्कूल जो हमारा कॉमर्स है, प्लीज इसको ना आप स्कैन करिए, ताकि जो जितने भी जो अपडेट्स हैं, ठीक है, वो आपको ना सबसे पहले मिले, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म का हो या कोई न्यूज आई हो, भाई आता है ना, अपडेट आता है भाई, पढ़ाई में तो कुछ भी आ जाता है, तो वो चीज का फायदा आपको सबसे पहले हो ना, तो उसका अगर फायदा चाहिए तो इसे स्कैन करो भाई, ठीक है। स्कैन करोगे, देखो मैं खुद चला रहा हूँ, देखो मैं खुद यहाँ से अभी अब ये चीज आप यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो आज पढ़ाया वो भी मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज में आप फायदा उठाना है तो उठाइए, बाकी तो हम क्या बोल सकते हैं, हम तो आपको बढ़िया बढ़िया चीजें बताएंगे, ठीक है। आप इसका फायदा उठाओ, जितने भी रील्स, जितने भी क्या नाम है शॉर्ट्स सब बनाए जाते हैं, वो सब मिलेंगे, ठीक है। चले तो क्लोज करते हैं, और मिलते हैं फिर एक जो आपका लास्ट चैप्टर, उसमें मिलते हैं फटाफट से, ठीक है। बाय बाय, टाटा। चलिए, जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गई है वीडियो, तो कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर समझ में आ गई है, बस इतना चाहिए, इससे ज्यादा हमने आपसे कुछ मांगा नहीं है। बस आप शेयर करिए वीडियोस को, ठीक है, आप कमेंट अच्छे कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।